हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल द टॉपर्स फैक्ट्री में। भाई आज आपकी क्लास नंबर 4 है। आपको आज मैं पढ़ाऊंगा कूलाम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म एंड एक टॉपिक है परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना। तो 3 टॉपिक हमारे मेनली रहेंगे। एक तो रहेगा कूलाम्स लॉ रहेगा, वेक्टर फॉर्म होगी कूलाम्स लॉ की, और उसके बाद हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और फिर हम इसके ऊपर इसी टॉपिक कूलाम्स लॉ के ऊपर करेंगे थोड़े से 4-5 न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। तो खैर देखिए आज की क्लास में आप कूलाम्स लॉ। अच्छा, शुरुआत कैसे हुई? देखो, लॉ है, कोई चेंज नहीं होगा, थियरी नहीं है, लॉ है। आपने कहा ठीक है। ये बताइए, अगर मैं आपके पास 2 चार्ज रखूं, पहला चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव है। बहुत धीरे धीरे क्लास को लेकर चलूंगा, ठीक है। दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, कोई भी डिस्टेंस एक्स कह लो, आर कह लो, वाई जेड, जो आपका मन करे। अब ये बताइए, इनके बीच में इस वक्त अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? आपने बोला देखो दोनों के दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, और दोनों चार्ज पॉजिटिव का मतलब है कि लाइक चार्ज है। कैसे चार्ज है? लाइक चार्ज है। और अगर चार्ज लाइक है तो रिपल्शन तो होना बनता है जी। अगर मैं तुमसे कहूं कि यही बिल्कुल सेम सेटअप है, लेकिन एक चार्ज तो पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है, एक चार्ज तो पॉजिटिव और दूसरा चार्ज नेगेटिव है। आपने कहा पॉजिटिव नेगेटिव 2 डिफरेंट टाइप अनलाइक चार्ज हो गए, तो इनमें हो जाएगा आपका अट्रैक्शन। तो ये हो गए आपके अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज, इनमें आपको मिलेगा अट्रैक्शन। आपने कहा समझ में आती है बात, तो मैं पहले से ही पता है कि लाइक चार्ज एक जैसे चार्ज में रिपल्शन होता है, अनलाइक ऑपोजिट चार्ज डिफरेंट टाइप के चार्ज में अट्रैक्शन होता है, लाइक चार्ज में रिपल्शन होता है। ये बात हमको पहले से मालूम है। कहना क्या चाहते हो? कूलाम्स लॉ कैसे पैदा हुआ? मेरी बात बताना एक जरा, समझना। रिपल्शन हो या अट्रैक्शन हो, अपने आप में बेसिकली एक फोर्स ही तो है। आपने का मतलब, अरे मैं किसी को अट्रैक्ट कर रहा हूं या मैं किसी को रिपेल कर रहा हूं, तो बेसिकली मैं उस पर क्या लगा रहा हूं? आपने बोला फोर्स लगा रहे हो। मानते नहीं मानते? भाई रिपल्शन हो चाहे अट्रैक्शन हो, है तो एक तरह की फोर्स। आपने कहा बिल्कुल सही बात है, फोर्स ही तो है। अब अगर कोई चीज फोर्स है तो उस फोर्स में 2 चीजें होंगी। एक तो फोर्स है, हाँ जी, तो इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा? मैग्नीट्यूड बोले तो मेजरमेंट, कितनी फोर्स लगी, कितनी अमाउंट की फोर्स लगी। और दूसरी चीज होगी इसमें डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगी। मेरी बात को समझना। आपने कहा बात तो सही है। अगर मैं आपके सामने 2 एग्जांपल दूं, देखो कूलाम्स लॉ शुरू करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले तो मैं थोड़ी सी वजह दे दूं, क्योंकि जो स्टेटमेंट मैं कहूंगा उन स्टेटमेंट से आप लोग एग्री कर जाओ। मान लो आपके पास 2 केस हैं, एक 1 कूलाम का चार्ज है, आप देखना, दूसरा भी आपके पास 1 कूलाम का चार्ज है। आपने कोई दिक्कत नहीं है, और ये मैं 1 मीटर पे रख दे रहा हूं। ठीक है जी, रख दिया आपने, बहुत बढ़िया करा। अब ये बताना जरा, पहला केस है अभी, केस नंबर 1, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन। आपने कहा रिपल्शन होगा, चलो जी बहुत बढ़िया, रिपल्शन, कोई दिक्कत तो नहीं। अब केस नंबर 2 देखना जरा। अब मान लो मैं चार्ज लेता हूं, ये पहला जो चार्ज है मैं कर देता हूं इसको 2 कूलाम का, और दूसरा चार्ज 1 कूलाम का ही है। आपने कहा ये आपने 2 कूलाम कर दिया, आपने 1 कूलाम का। केस नंबर 1 और ये केस नंबर 2। अब ये बताओ कौन से केस में ज्यादा फोर्स लगेगी? आपने कहा देखो जी, हम 1 कूलाम का फोर्स चार्ज थे और 1 मीटर पे रखे थे। यहां दूसरे केस में एक चार्ज 2 कूलाम का है और दूसरा चार्ज 1 कूलाम का है, तो यहां भी रिपल्शन है, ये मुझे पता है। लेकिन पहले वाले केस में फोर्स कम है और दूसरे वाले में ज़्यादा। क्यों? अजी चार्ज ना बढ़ गया, जितना हैवी चार्ज उसका उतना हैवी फील्ड, वो उतनी ज़्यादा फोर्स लगाएगा। भाई जितना हैवी मास होता है उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है, मतलब उतनी ज़्यादा फोर्स लगाता है। आपने कहा बात सही है। अब तीसरा केस देखो जरा। मान लो मैं दोनों के दोनों चार्ज को, मैं इन्हें 1 कूलाम ना छोड़ के इसे भी 2 कूलाम कर दूं और दूसरे वाले को भी 2 कूलाम कर दूं। अब ये बताओ तीसरे केस में जो फोर्स लगेगी वो दूसरे और पहले से ज़्यादा होगी या कम होगी? आपने कहा मेरी बात सुनो,
पहले केस में 1 कूलाम वाला दूसरे वाले 1 पर लगाता था। ओके, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए और बी। पहले ए वाला चार्ज बी वाले पर फोर्स लगाता था, बी वाला ए वाले पर, एक एक के थे, ठीक है, कम फोर्स लगी। दूसरे केस में 2 कूलाम वाला, मतलब ए वाला बी पर फोर्स लगाता है, बी वाला ए पर, लेकिन देखो ये चार्ज 2 कूलाम का हो गया, यहाँ पर चार्ज बढ़ा है, तो इतना मुझे पता है फोर्स जरूर बढ़ेगी। ओके, तीसरा केस, भाई ये भी 2 कूलाम का हो गया, ये भी 2 कूलाम का हो गया, अब ये भी ज़्यादा फील्ड बनाता है, ये और भी ज़्यादा फील्ड बनाता है। भाई हाँ, वहाँ पे 1 का था ना पहले केस में, 2। अब देखो कंपैरिजन करके, तो आपने कहा इस वाले केस में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगा। रिपल्शन तो यहाँ भी हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा तो तीसरे वाले केस में फोर्स सबसे ज़्यादा लगी। अब मेरी बात को अच्छे समझना, पहले वाले केस में फोर्स कम लगी, दूसरे वाले में उससे ज़्यादा, तीसरे वाले में सबसे ज़्यादा फोर्स लगी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, आपने कहा समझ में आती है बात। तो ये बताओ मैंने कैसे अंदाज़ा लगाया? आपने कहा देखो, आप पता क्या कर रहे हो, आप सिर्फ इतना कर रहे हो, देखो ये जो चार्ज है Q1, आपने कहा जो फोर्स डिपेंड कर रही है ना आपके हिसाब से, जो प्रैक्टिकली आपने देखा वो डिपेंड कर रही है पहले चार्ज पे, और वो फोर्स डिपेंड कर रही है साथ साथ दूसरे चार्ज पे। दोनों चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तो फोर्स तो भी बढ़ेगी नहीं बढ़ी, और अगर दूसरे का भी बढ़ा दिया, पहले का तो आपने बढ़ा ही दिया, दूसरे का भी बढ़ा तो फोर्स तो भी बढ़ेगी। तो कह दो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2। आपने कहा बात तो बिल्कुल सही है। तो पहली बात तो यही हो गई कि जो फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2। देखो मैंने प्रोडक्ट में लिख दिया, इनको प्रोडक्ट में इसलिए लिख दिया क्योंकि देखो रिलेशन तो डायरेक्ट है, Q1 के साथ भी डायरेक्ट का, Q2 के साथ भी डायरेक्ट है, फिर रिलेशन तो डायरेक्ट ही चल रहा है। आपने कहा समझ में आती है बात। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देता हूँ। अच्छा भाई, पता मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ? जैसे बिल्कुल मेरे जो सामने बच्चा बैठा ना, वो कुछ नहीं जानता, ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक पेपर को पढ़ा रहा हूँ, ये समझ लो मैं। आपने कहा ओके, हम चाहते हैं आप ऐसे ही पढ़ाओ। आपने कहा ठीक है जी। एक स्टेटमेंट क्लियर हुआ। दूसरी बात सुनो जी, मैं एक काम करता हूँ, 3 केस बनाता हूँ, एक केस, दूसरा केस, और ये हुआ तीसरा केस। अब जरा एक बात मुझे और क्लियर कर देना, तीसरा केस में यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मान लो ये चार्ज अब देखना तीनों केस में, ये केस नंबर 1 है, केस नंबर 2 है, केस नंबर 3 है। पहले केस में दोनों चार्ज 1-1 कूलाम के हैं, 1 मीटर पे रखे हुए हैं। आपने कहा ओके। दूसरे केस देखो मैंने क्या लिया कि दोनों चार्ज हैं तो 1-1 कूलाम के ही, ये भी 1 कूलाम का है, लेकिन मैंने डिस्टेंस को कर दिया 2 मीटर। मेरी बात अच्छे समझना। आपने कहा बात तो सही है। तीसरा केस मैंने कहा डिस्टेंस मैंने कर दिया 3 मीटर, है चार्ज सेम, अब लेकिन डिस्टेंस हो गया 3 मीटर। इस बार पता मैं क्या कर रहा हूँ, चार्ज तो मैं सेम रख रहा हूँ भाई, ये भी 1 कूलाम, ये भी 1 कूलाम, ये 1 कूलाम, ये भी 1 कूलाम, ये भी 1 कूलाम, ये भी 1 कूलाम। तीनों केस में चार्ज सेम है, लेकिन पहले केस में चार्ज नज़दीक थे, अब दूसरे केस में चार्ज थोड़ा सा दूर हो गए, तीसरे केस में और दूर हो गए। तो बताओ सबसे ज़्यादा फोर्स किस में लगेगी? जब भी मैं फोर्स के बारे में पूछूं, आप चार्ज की जगह मैग्नेट कर दिया करो। 2 मैग्नेट 1 मीटर पे रखी, सेम दोनों मैग्नेट 2 मीटर पे रखी, सेम दोनों मैग्नेट 3 मीटर पे। बताओ फोर्स ज़्यादा कहाँ लगेगी? आपने बोला मैग्नेट जितना नज़दीक रहती है, मतलब कि चार्ज जितना नज़दीक रहता है उतना ही ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो अट्रैक्शन की हो चाहे वो रिपल्शन की हो। तो इसका मतलब केस नंबर 1 में सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगी। पहले वाले केस में समझ रहे हो ना क्यों लगेगी? अरे सेपरेशन कम है ना, तो पहले वाले केस में फोर्स सबसे ज़्यादा, दूसरे में उससे कम, तीसरे में सबसे कम। आपको मेरी बात हजम होती है? आपने कहा बिल्कुल हजम होती है, कोई दिक्कत तो ना। तो मैंने देखा कि देखो जब जब चार्ज बढ़ता है, पहले केस की बात कर रहा, पहला मतलब ये वाला लेफ्ट वाले जो है, जब जब चार्ज बढ़ता है तो उनके बीच में फोर्स भी बढ़ती है। ओके। दूसरा सुनो, जब जब सेपरेशन बढ़ता है, 2 चार्ज के बीच की दूरियां बढ़ती है तो फोर्स घट जाती है। तो जब जब सेपरेशन मतलब आर बढ़ जाता है तो उनके बीच की फोर्स घट जाती है। पक्की बात है ना? आपने कहा समझ में आती है। अब सुनना, 2 टाइप के रिलेशन होते हैं। एक रिलेशन होता है डायरेक्ट वाला और एक रिलेशन होता है इनवर्स का रिलेशन, इनवर्स वाला रिलेशन,
ठीक है। डायरेक्ट का रिलेशन होता है कि तुम खुश तो मैं खुश, ओके। डायरेक्ट का रिलेशन होता है कि तुम बढ़े तो मैं बढ़ा, बाप बेटे का रिलेशन डायरेक्ट का होता है। और भैया इनवर्स का रिलेशन होता है तुम अगर खुश हो तो तुम्हें खुश देख के मैं दुखी हो जाऊंगा। समझे नहीं समझे? डायरेक्ट का रिलेशन समझ लो बाप बेटे वाला, ओके। और इनवर्स का रिलेशन समझ लो पड़ोसी और तुम्हारा, पड़ोसी एंड यू। आपने का मतलब जिस दिन तुम खुश होगे भैया पापा तुम्हारे ऑलरेडी खुश जाएंगे, मेरा बेटा खुश है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जिस दिन तुम खुश हो गए और पड़ोसी ने देख लिया, टेंशन में आ जाएगा, सदमे में खुश क्यों है, इसे क्या मिल गया, तो ये रिलेशन हुआ इनवर्स वाला, ठीक है। डायरेक्ट का रिलेशन तुम बढ़ोगे तो मैं बढ़ूंगा, तुम डबल तो मैं डबल। और इनवर्स का रिलेशन अगर तुम डबल तो मैं आधा। तो मेरी बात समझना, आपने कहा समझ में आ गई। तो ये बताओ चार्ज के साथ फोर्स का कैसा रिलेशन है, चार्ज के साथ फोर्स का कैसा रिलेशन। आपने कहा चार्ज जैसे जैसे बढ़ने लगा, सेपरेशन तो सेम था, चार्ज जैसे जैसे बढ़ने लगा फोर्स भी बढ़ने लगी, डायरेक्ट का रिलेशन है जी। और डिस्टेंस के साथ बनाना, जैसे चार्जेस के बीच में दूरियां बढ़ी तो फोर्स घटने लगी, इनवर्स का रिलेशन है। तो हमने ये पाया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जो सेपरेशन है उसका स्क्वायर। आपने बोला स्क्वायर क्यों भाई, प्रैक्टिकली यही देखा गया कि जैसी सेपरेशन आपने डबल किया तो फोर्स 4 गुना घट गई, जैसी सेपरेशन आपने 3 गुना किया तो फोर्स आपकी 9 टाइम्स कम हो गई। लीनियर रिलेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक रिलेशन है। अब यार मैं तुम्हें समझाऊं लीनियर रिलेशन भी, चलो समझाता हूं। देखो 3 तरह के रिलेशन, तो खैर कितनी तरह कर लो आप, लेकिन फिर भी मैं आपको सबसे पहले बहुत ईजी चीज बताता हूं। एक होता है लीनियर रिलेशन। लीनियर रिलेशन, लीनियर रिलेशन समझो कि ये है x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y वाला। मतलब अगर y हुआ डबल, अगर y डबल हुआ तो x भी डबल हो जाएगा, ओके। समझ में आया? आपने कहा ठीक है। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक रिलेशन। जी ये किस टाइप का रिलेशन है, अब देखो जरा, ये रिलेशन है x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर। जी मतलब अगर y को आप डबल कर दोगे, y को कर दिया आपने 2y, y को कितना कर दिया आपने 2y कर दिया, y डबल हुआ तो इसका होल स्क्वायर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4y स्क्वायर। तो पहले x किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, y स्क्वायर के, अब कितना हो गया 4y, 4 गुना ना हो गया। तो मेरी बात समझ रहे हो ना, 4 टाइम्स हुआ। मैंने y को क्या किया डबल, लेकिन x कितना हो गया 4 गुना। मेरी बात समझना, क्वाड्रेटिक रिलेशन है इसलिए। तो जब तुम डबल हो जाओ और वो भी डबल ही हो जाए, तुम 3 स्टेप चले वो भी 3 स्टेप चला, तुम 4 स्टेप चले वो भी 4 स्टेप चला, दैट इज कॉल्ड लीनियर रिलेशन, ओके। क्वाड्रेटिक रिलेशन, तुम डबल हुए वो स्क्वायर टाइम्स हो गया 4 गुना, तुम 3 स्टेप चले वो 3 स्क्वायर 9 स्टेप चला, ठीक है ना। तुम 10 गुना बढ़े वो 100 गुना बढ़ा, तुम 4 गुना बढ़े वो 16 गुना बढ़ा, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक का डायरेक्ट का रिलेशन। अच्छा क्यूबिक रिलेशन सबसे खतरनाक, सबसे नहीं मतलब इन दोनों केस में क्यूबिक रिलेशन कैसा होता है। देखो भाई मान लो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y की पावर 3, तो बताओ x डायरेक्ट, मैंने कितना कर दिया, क्यूबिक रिलेशन है ना। अगर मैं इस वक्त y को डबल कर दूं, मेरी बात ध्यान से समझना, y को मैं डबल कर दूं तो बताओ क्या होगा। आपने बोला x हो जाएगा 8 टाइम्स, समझ रहे हो ना क्यों 8 टाइम्स। अरे पहले x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y की जगह क्या हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर। अरे y को डबल मतलब 2y ना हो गया, तो 2 क्यूब, 2 2 4 2 8, ठीक है ना। 2 × 2 × 2 तो 8 हो गया, तो 8y की पावर 3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। y सिर्फ आपने कितना किया अजी, y तो मैंने बस डबल किया था, y तो मैंने बस डबल किया था और ये हो गया 8 गुना, कौन x बराबर 8y की पावर 3 हो गया। तो मेरी बात समझ गए ना। अच्छा जी बहुत बढ़िया। तो ये बताओ ये जो डिस्टेंस और फोर्स के बीच या फोर्स और सेपरेशन के बीच का जो रिलेशन है वो कैसा है। आपने बोला है तो इनवर्स का, लेकिन क्वाड्रेटिक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है तो इनवर्स का। देखो चार्ज के साथ कैसा रिलेशन है डायरेक्ट का, और डिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन है इनवर्स का। अच्छा जरा एक बात बताओ तुम मुझे, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y
और x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। ये बात तुम समझते हो ना कि ये तो डायरेक्ट की बातें हो गई, डायरेक्ट का रिलेशन हो गया, और ये हो गया आपका इनवर्स का रिलेशन। समझ में आया ना। अब ये बताओ y के बढ़ने से, केस नंबर 1 बात कर रहा हूँ, ये केस नंबर 2 है, y के बढ़ने से x बढ़ेगा, यहां y के बढ़ने से x घटेगा। अच्छा दूसरा के इसमें पहले वाले में दूसरा देखो, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, और यहां देखो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर। अब बताओ जरा, आपने कहा y के बढ़ने से x स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा, स्क्वायर में है ना, और यहां जी y के बढ़ने से x स्क्वायर टाइम्स घटेगा। समझ में आ गया? आपने कहा समझ में आ गई बात। तो फोर्स का ऐसा ही रिश्ता है डिस्टेंस के साथ कि जैसे ही चार्जेस के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा तो फोर्स स्क्वायर टाइम्स घटेगी। आपने कहा ठीक है भैया, समझ में आ गई बात। तो ओके, मैं कह दूं हमें दो कंक्लूजन पे पहुंचे कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है, ये दो चार्ज हो गए आपका, एक हुआ Q1 दूसरा हुआ Q2, ठीक है, सेपरेशन है आपका R। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, मतलब जितना चार्ज बढ़ेगा, ठीक है ना, फोर्स उतना ही बढ़ेगी। आपने कहा ठीक है। और सेपरेशन के साथ कैसा संबंध है जी, इन्वर्स में, वो भी इन्वर्स स्क्वायर का संबंध है। तो ये तो होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। समझ में आई बात? आपने कहा बिल्कुल समझ में आ गई। तो अब इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं, कंबाइन करने मैंने पाया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और अपॉन में आएगा R स्क्वायर। तो F प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट के कांस्टेंट आ जाएगा K, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है भाई साहब, आपने कहा समझ में आती है बात। अब ये बताइए आप मुझे, जो ये K है, K क्या है? आपने बोला है कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है जी? यहाँ K जो है वो कूलाम कांस्टेंट है। हियर K बराबर क्या है आपका? कूलाम कांस्टेंट। अच्छा, जैसे यार ये ऐसा नहीं जैसे ग्रेविटेशनल लॉ वाला हो, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, कि F बराबर होता था Gm1 m2 अपॉन R स्क्वायर, ऐसा ही तो है। हाँ जी बिल्कुल। तो जो आपका कूलाम्स लॉ है ना, वो ग्रेविटेशनल लॉ से ही इंस्पायर हुआ है। आपने कहा ठीक है भाई साहब। तो इस G की तो जी वैल्यू होती थी, G की कितनी वैल्यू होती थी जी? G की 6.67 वैल्यू थी। तो ऐसे ही यहाँ K की वैल्यू है, कितनी वैल्यू है यहाँ पे K की? तो जी K की जो वैल्यू है वो है आपकी 9 × 10⁹ क्या? जो भी इसकी यूनिट होगी। आपने कहा यूनिट क्या होगी? यूनिट हम फाइंड कर लेंगे। आपने कहा ठीक है, तो पहले हम यूनिट ही फाइंड करते हैं। तो यूनिट देखते हैं यार, कूलाम्स में बहुत टाइम लग गया, लगभग 17-16 मिनट हो गई, लेकिन तुम समझ गए ना। ठीक है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा उसमें चला गया। यूनिट ऑफ K, आपने कहा देखो जिसकी यूनिट या डायमेंशन निकालनी हो उसको अकेला छोड़ दो। आपने सबसे पहले K को कहाँ देखा? मैंने देखा था एक फॉर्मूले में, F इक्वल टू आया था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K को छोड़ दो अकेला, इसको ले जाओ इधर, तो F इंटू R स्क्वायर अपॉन Q1 और Q2। अब देखना जरा कितना आया K। तो K की जो यूनिट आएगी, यहाँ पे कर देता हूँ, जो K बराबर आएगा भैया, फोर्स की यूनिट क्या होती है? आपने बोला फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। क्या होती है? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर। भाई R स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर, अपॉन चार्ज इंटू चार्ज, तो कूलाम इंटू कूलाम, तो कूलाम का स्क्वायर। तो ये हो गई यूनिट ऑफ कूलाम कांस्टेंट। तो अब इस यूनिट की जगह क्या रख दूं मैं? डायरेक्ट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? आपने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है। आओ जरा इसकी डायमेंशन की बात कर लें। भाई डायमेंशन की भी लगे हाथ कर लें, डायमेंशन ऑफ K। चलो जरा डायमेंशन ऑफ K की डायमेंशन क्या होने वाली है? आओ भाई, यूनिट तो ये रही आपके सामने, यहीं से कर लेंगे। क्या थी यूनिट? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। न्यूटन का मतलब अपने आप में क्या है? फोर्स। न्यूटन का मतलब अपने आप में क्या है? फोर्स है। और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? mLt-2। मीटर स्क्वायर भाई साहब डिस्टेंस ही तो है, तो L2। कूलाम का मतलब क्या होता है? चार्ज। चार्ज बराबर होता है Q बराबर IT, मतलब एम्पेयर इंटू टाइम AT। सही बात है, बस कर दो। तो K बराबर हो गया न्यूटन की जगह mLt-2। ठीक है भाई,
मीटर स्क्वायर की जगह L2 और अपोन में कूलाम स्क्वायर क्यू बराबर IT कूलाम स्क्वायर है तो भाई देखना AT का स्क्वायर ना आएगा। समझ में आई बात तुमको? आपने कहा बिल्कुल समझ में आ गई। तो K इक्वल टू कितना आ जाएगा जी, M तो अकेला है, ओके। अगर मैं बात करूं L की, L तो एक तो देखो ये रहा L और एक ये रहा, तो पहले मैं M लिख लेता हूँ, T बचे कुछ हैं। आपने कहा देखो भैया M तो अकेला हो ही गया, L एक तो ये रहा, दो ये रहे, तो L की पावर 3। T की बात करूँ, T का नीचे स्क्वायर है और ये -2 है, तो T की पावर -4 ना हो जाएगी। अरे जब ऊपर -2 है और नीचे प्लस की पावर है, ऊपर जाके माइनस तो -4 हो जाएगा और A की पावर -2 हो जाएगी। क्या आपको समझ में आती है बात? आपने कहा बिल्कुल आती है, कोई दिक्कत वाली बात तो ना भाई? आपने कहा ठीक है। डायमेंशन निकाल ली, यूनिट निकाल ली। अब जी यूँ बताओ, कूलाम्स लॉ आपने बता तो दिया, इसका स्टेटमेंट वगैरह कुछ है कि हम क्या कहें? तो देखो कूलाम्स लॉ जो है एक फोर्स को बताता है। किसके बीच की फोर्स को? दो चार्जेस के बीच में कितनी फोर्स लगेगी, कौन बताएगा? आपने कहा ये बताएगा कूलाम्स लॉ। दो चार्जेस के बीच में कितनी फोर्स लगेगी, ये कौन बताएगा? कूलाम्स लॉ बताएगा। अच्छा, कितनी का मतलब कि मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितनी का मतलब कि मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है दो फोर्स के बीच में। ओके, कोई स्टेटमेंट, जो ये फोर्स लगेगी ना दो चार्ज के बीच में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। अच्छा, कहाँ है देना, दिखाना, ये रहा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर के। कौन सा स्क्वायर? जो उनके बीच का डिस्टेंस है। ठीक है। अच्छा भाई, स्टेटमेंट वगैरह आपको नोट्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम का चैनल आपको मतलब लिंक में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना, वहाँ पे जाना और सब नोट्स आपको A to Z वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, डेली के डेली। ठीक है, आपने कहा समझ में आ गया, डायरेक्ट का ये ऐसे हो गया, फिर K कूलाम कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब K के बारे में मैं थोड़ी सी बात और कर लूँ। जो आपका K है ना, ये इसकी एक और वैल्यू होती है 1/4πε0, और ये 9 × 10⁹ के बराबर तो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब सवाल ये उठता है जी, ये 1/4πε0 होता क्या है? भाई देखो, ये 4π जो होता है वो जब भी 3D फिगर की बात करनी हो, 3D चीज़ों की बात करनी हो तब होता है। 2π आता है लीनियर में, मेरी बात समझना, 2π आता है लीनियर चीज़ों के लिए, और जो 4π आया ना, ये आता है आपका स्फेरिकल, मतलब 3D चीज़ों के लिए। आपने कैसे, सर्कल का वो कितना है एरिया जी, ये है आपका कितना होता है, अरे πr² होता है ना, वो बताओ। 2D लीनियर सरकमफ्रेंस, इसकी सरकमफ्रेंस जो होएगी वो है आपकी 2πr। पक्की बात है ना? हाँ जी, आया ना लीनियर में 2π, लाइन सरकमफ्रेंस लाइन होती है ना। और स्फेयर की बात करूं, अगर मैं कहूँ आपसे, ये आपका स्फेयर है। अब यूं बताओ स्फेयर का एरिया कितना है? आपने बोला स्फेयर का एरिया होता है, अगर इसकी रेडियस r है तो 4πr²। 3D होते ही 4π आ जाएगा, 2D होते ही 2π आ जाएगा। और जब किसी बल्ब से रोशनी निकलती है तो वो 3D स्पेस में जाती है, और ऐसे ही जब किसी चार्ज से फील्ड चलता है वो भी पूरे में फैलता है, जब किसी मैग्नेट से फील्ड निकलता है वो भी पूरे में फैलता है। समझ में आ गई? आपने कहा समझ में आ गया जी। आओ जरा, तो 1/4πε0 हो गया। ये जो ε0 है ना, ये है, इसे तो बोलते हैं एप्सिलॉन, और ये जो 0 है ना नीचे 0, ये है आपका नोट। नोट माने नथिंग, नथिंग माने कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, वैक्यूम, या फिर फ्री स्पेस। क्या बोल सकते हैं इसको? फ्री स्पेस बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो एप्सिलॉन तो ठीक है, ये नोट आपको बता दिया, नथिंग मतलब वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस। तो इसको वैसे बोलते हैं, तो इसका सिंबल को मैंने बोल दिया, इसे बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। अब ये एप्सिलॉन तो परमिटिविटी हो गया, किसकी? आपने बोला एप्सिलॉन नोट है ना, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा और बाद में, ठीक है ना? चलो जी ठीक है। तो K इक्वल टू आपके हिसाब से एक चीज़ और होने लगी 1/4πε0, और जो ये है आपकी, ये चीज़ आप कह रहे हो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है।
और ये जो फ्री स्पेस जो वर्ड आया ना, ये फ्री स्पेस, ये इस नोट की वजह से आया। और अगर सिर्फ ये होता कि मान लो k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन होता, तो सिर्फ परमिटिविटी आता। किसकी परमिटिविटी? जिस मीडियम की भी होगी। अच्छा, तो जी परमिटिविटी वैसे थोड़ा समझा दो क्या होता है जी। परमिटिविटी जो है बस एक प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? मीडियम की। प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। अच्छा ठीक है, चलो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है परमिटिविटी, और कुछ नहीं होता। चलो ठीक है, बाद में बात करेंगे इस बारे में। इसकी कुछ वैल्यू है? हाँ, जब k की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 × 10⁹। कोई दिक्कत तो ना? ये मैं एप्सिलॉन नोट की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नोट इक्वल टू 4 × पाई 3.14 इंटू 9 × 10⁹। ठीक है भाई, उल्टा कर दूंगा मैं इसको, क्योंकि मुझे तो एप्सिलॉन नोट चाहिए ना। तो एप्सिलॉन नोट इक्वल टू हो जाएगा 4 × 1/9×36 इंटू 3.14 इंटू 10⁹, और इसे सॉल्व करके आएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। क्या? जो भी इसकी यूनिट होगी। समझ में आई बात? आपने कहा समझ में तो आई थोड़ी सी बात, कि एप्सिलॉन नोट नाम की एक चीज़ आ गई है जिसे आप परमिटिविटी का नाम देते हो, और जो आप मीडियम की प्रॉपर्टी बता रहे हो। बस हम इतना जानते हैं अभी, बस इतना ही समझ लो, उसके बाद में अपने आप तुम्हें समझा दूंगा क्या सीन है जी। मुझे इसकी यूनिट बताओ, यूनिट क्या है? चलो तो यूनिट ऑफ परमिटिविटी देख लेते हैं पहले। यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट या एप्सिलॉन, चलो ठीक है जी। कैसे निकालूं? चलो देखते हैं। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन R²? ये तो बात पता है हमको। और K की वैल्यू आज से क्या होने लगी जी? वो तो 9 × 10, अरे नहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब मुझे एप्सिलॉन नोट की यूनिट निकालनी है, तो इसको अकेला छोड़ दूँ और सबको एक तरफ ले जाऊँ, तो कह सकता हूँ कि F × R² अपॉन Q1 Q2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। सही है। 4 पाई किसी काम का है नहीं, क्योंकि 4 पाई अपने आप में यूनिट लेस कांस्टेंट है, इसी को यूनिट है ही नहीं। अच्छा ठीक है, अब क्या करें भाई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नोट। समझ में आ गया ना? 4 पाई यूनिट लेस है, उल्टा कर दो तो एप्सिलॉन नोट इक्वल टू आ गया कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बिल्कुल उल्टा हो जाएगा किसका? कूलाम कांस्टेंट। ये हो गई इसकी यूनिट। तो यूनिट की जगह मैंने क्या रख दिया? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। भाई कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? आपने कहा बिल्कुल आ गई। अब बात कर लें डायमेंशन की, कि डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी। आपने कहा ठीक है भाई। तो भाई देखो, कूलाम का मतलब होता है Q, और Q का मतलब होता है IT, और IT का मतलब I मतलब A एम्पेयर, ये हो गया T, तो Q का मतलब AT हो गया। न्यूटन का मतलब क्या होता है? फोर्स, और फोर्स होता है MLT-2, और मीटर का मतलब तो डिस्टेंस होता है ये L2। तो चलो देखते हैं एप्सिलॉन की। कूलाम स्क्वायर आपने बोला A² T², समझ में आ रही बात? अपॉन न्यूटन MLT-2, ओके। कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर L2। अब बताओ जरा क्या होएगा? आपने कहा कुछ नहीं होने का, M अकेला रह गया, L हो गए 3, ठीक है ना? तो एप्सिलॉन बराबर हो गया A2T2। अभी ऐसे लिख दे रहा हूँ, ML3 है ना, और भाई T है नीचे -2, ये पहुँचेगा ऊपर, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता ये हो जाएगा क्या? A2T4, और अपॉन में क्या है? ML3। ठीक है भाई, आपने कहा बात तो सही है, बस इसे ऊपर पहुंचा दो। तो एप्सिलॉन इक्वल टू M-1 L-3 T4A2। दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन, मतलब परमिटिविटी। भाई कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप लोग मुझे बताइए कि हाँ जी हमें ये दिक्कत है इसमें। क्लियर है भाई? ये हो गई इसकी डायमेंशन। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो जी ठीक है भाई,
पक्का ना भाई? 30 मिनट हो गए मुझे, मतलब 29 मिनट। सिर्फ क्या समझाया मैंने आपको? कूलाम्स लॉ समझाया है। तुम समझ गए ना पक्का कि कूलाम्स लॉ किस किस तरह से मैंने बताया कि चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है। ठीक है, चलो अब मुझे आगे बात करनी है आपसे। किस बारे में? मैं आपसे एक छोटी सी बात करूँगा। अब मैं कूलाम्स लॉ के थोड़े से न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको। न्यूमेरिकल मतलब ऐसे नहीं किताब वाले, समझ, जो तुम्हारी थोड़ी समझ विकसित हो जाए कि आखिर में कहना क्या चाहता हूँ। मान लो, चलो जी, पहली बात, केस नंबर 1 लेता हूँ मैं। ठीक है, न्यूमेरिकल छोटे छोटे, ये तुम्हारे टॉपिक को क्लियर करेंगे अच्छे से। मान लो केस नंबर 1 या पहली बात, मेरे पास एक चार्ज है 2 कूलाम का, दूसरा चार्ज है 1 कूलाम का, डिस्टेंस 1 मीटर है। ठीक है, बताओ फोर्स कितनी लगेगी? आपने कहा बच्चों वाली बात नहीं चलेगी। के Q1, हाँ जी, Q2 अपॉन में R²। आपने कहा ओके, तो फोर्स इक्वल टू हो गई कितनी? के की वैल्यू 9 × 10⁹ Q1 कितना? 2 कूलाम, Q2 कितना? 1 कूलाम, तो 2 × 1 और अपॉन में R²। R कितना? 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। तो F इक्वल टू आ गया 9 दूनी 18 × 10⁹ न्यूटन। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? आपने कहा हलवा सवाल, कोई दिक्कत नहीं। आओ जरा थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मान लो पहला चार्ज जो है आपका 2 कूलाम का है, दूसरा चार्ज भी 2 कूलाम का है, डिस्टेंस आपका 1 मीटर है। अब बताओ फोर्स। आपने कहा नो प्रॉब्लम, F बराबर होता है के की वैल्यू होगी 9 × 10⁹। Q1 की जगह कौन आएगा? अजी 2 कूलाम, और Q2 की जगह 2 कूलाम, और अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो मतलब 1 का स्क्वायर। तो F इक्वल टू आएगा 9 × 4 = 36 × 10⁹ न्यूटन। अब जो मैंने तुम्हें कहा था, तुम्हें समझ में आ गया ना कि अकेले चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, लेकिन दोनों चार्ज बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगी। तो ये बात साबित तुम्हें होती दिखाई दी कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 तो है ही, पर F इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2, और इनका कंक्लूजन आता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? जब ये 2 और 1 थे तो 2 1 जा 1 बनता था ऊपर, 2 1 जा 2, है ना, 2 × 1 हो रहा था ना 2, और जैसे ही दोनों चार्ज 2 कूलाम के हुए तो 2 × 2 फोर्स बढ़ी। आपने कहा बिल्कुल बढ़ी। इतनी बात समझ में आई? आपने कहा ठीक है। तीसरा केस देता हूं मैं। मान लो 2 चार्ज हैं आपके पास। आपने कहा ठीक है, पहला चार्ज भी Q है, दूसरा चार्ज भी Q है, और सेपरेशन R है। कोई दिक्कत तो नहीं? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं हर एक चार्ज को, ईच चार्ज को ट्वाइस कर दूं एंड सेपरेशन सेम रखूं, तो फाइंड करो न्यू फोर्स, नई फोर्स फाइंड करो। सवाल समझ में आया? आपने कहा न्यू तो जब करें पहले पुरानी पता हो। अरे पुरानी क्या, ले F बराबर कितना होता है? आपने बोला K, Q1 Q2 तो Q², और अपॉन डिस्टेंस कितना R, तो R²। ये तो है आपकी पुरानी फोर्स। क्लियर है? अब मैंने हर एक चार्ज को डबल किया, ईच चार्ज को कर दिया डबल। आपने कहा ठीक है, तो Q का हो गया 2Q 2Q। ओके, आपने कहा ठीक है भैया। तो नई फोर्स जो होगी F डैश इक्वल टू K तो है ही के, Q की जगह 2Q और दूसरे Q की जगह 2Q, चार्ज हो गए ना दोनों डबल, और अपॉन में क्या, डिस्टेंस वही रहा तो R²। तो F डैश इक्वल टू आ गया K 2 × 2 4 हो गया, तो K 4Q² और अपॉन में R²। इस फोर्थ को यहाँ रख दूँ, और ये बताओ ये क्या है? आपने बोला ये है KQ² अपॉन R², पुराने वाली फोर्स। तो F डैश इक्वल टू आ गया 4 × F, 4 गुना फोर्स बढ़ गई। समझ में आई बात तुमको? आपने कहा समझ में आ गई कि जब मैं दोनों चार्ज को डबल करता हूं तो 2 × 2 ना हो जाएगा, तो 4 टाइम्स ना हो जाएगा, स्क्वायर टाइम्स ना बढ़ जाएगी। ठीक है, एक केस और देता हूं, जरा सुनना। समझ में आ गई बात जी? अगर मैं फोर्थ, अगर मान लो 2 चार्ज हैं, ये है Q, ये भी है Q, मैं किसी एक चार्ज को, ईदर चार्ज
ईदर चार्ज को मैंने किया डबल और सेपरेशन मैंने रखा सेम। मेरी बात अच्छे सुनना। तो बताओ बेटे फोर्स में क्या चेंज आएगा। एफ डैश जो होगी, न्यू फोर्स जो आएगी वो ज़्यादा आएगी, कम आएगी, कितनी हो जाएगी। आपने कहा किसी एक चार्ज को डबल किया ना तो फोर्स डबल हो जाएगी। समझ में आई। आपने कहा सही है। पुरानी फोर्स कितनी है, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तुम्हारा बेस मजबूत कर रहा हूँ मैं, जो आप कैसे भी न्यूमेरिकल चुटकियों में करने लगो। F इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो नई फोर्स जो होगी F डैश इक्वल टू होगी के, तो एज इट इज़ है। कोई एक चार्ज डबल किया, या तो इसको डबल कर लो या इसको। तो जी एक चार्ज तो ये हो गया 2Q और दूसरा रहा Q और अपॉन में हो गया आर स्क्वायर। तो F डैश इक्वल टू हो जाएगा के 2 और ये हो गया Q, तो 2Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और बेटा 2 जो है वो सामने आ जाएगा। तो ये क्या है जी, ये तो पुराने वाली फोर्स है। और अगर ये पुराने वाली फोर्स है तो F है, तो F डैश इक्वल टू आ जाएगा 2F। फोर्स भी डबल हो गई। तो हमने क्या सीखा जी, अगर आप किसी एक चार्ज को डबल करते हो तो फोर्स डबल हो जाती है। अगर आप किसी एक चार्ज को डबल करते हो तो फोर्स भी डबल हो जाती है। और अगर आप दोनों चार्ज को डबल कर दोगे, ईच चार्ज को डबल किया, ट्वाइस किया, तो फोर्स स्क्वायर टाइम्स 4 गुना हो जाती है। पक्का। एक और केस देखो जरा, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है मुझे। पांचवी चीज़ देखो, मान लो 2 चार्ज हैं आपके पास। अब चुटकियों में जवाब देना। ये चार्ज है Q, ये है आपका Q R डिस्टेंस पे। अगर मैं एक चार्ज को, ये Q1 है, अरे यार रुक जा, ये है Q1, ये है Q2। मैं Q1 वाले चार्ज को कर देता हूँ ट्वाइस और Q2 वाले चार्ज को कर देता हूँ थ्राइस। अभी मैं सेपरेशन सेम रख रहा हूँ, सेम। तो बताओ जो नई फोर्स होगी वो क्या होगी। आपने कहा Q1 को किया ट्वाइस, Q2 को किया थ्राइस। कमेंट में जवाब दो। 36 मिनट के आसपास का है टाइम, ये 36 जो भी हो, अभी एकदम जवाब दो कितने टाइम्स हो जाएगी, फटाफट, बहुत जल्दी। 1 2 3। आपने बोला 6 टाइम्स, है ना। क्यों? क्योंकि F डैश इक्वल टू होएगा के, पहले ये Q1 कितना हो गया ट्वाइस, तो 2Q1, और ये कितना हो गया आपने बोला 3 टाइम्स, तो 3Q2, और अपॉन डिस्टेंस तो वही है। समझ में आ गया। तो F डैश इक्वल टू हो जाएगा 6K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये क्या है, ये पुरानी फोर्स है। देखो यहाँ F बराबर K Q1 Q2 पुरानी फोर्स ना पहले जो थी, अपॉन आर स्क्वायर। तो ये 6 टाइम हुई कि नहीं। आपने कहा बिल्कुल हो गई। अब ये हलवा लगने लगे सवाल। आइए जरा 6F हो गए। पक्का। अगर मैं एक चार्ज को 5 गुना बढ़ा दूँ, दूसरे चार्ज को 6 गुना, तो बताओ कितना हो गया, 30 गुना बढ़ गई फोर्स। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आओ थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब देखो जी 5 केस हो गए ना, छठा केस देखें जरा। आओ, मान लो 2 चार्ज हैं, Q1 Q2, दोनों पॉजिटिव हैं, सेपरेशन R है। पक्का। मैंने ईच चार्ज को डबल किया और इस बार मैंने सेपरेशन को भी डबल कर दिया। अब न्यू फोर्स बताओ कितनी होगी। बता दोगे ना। आपने कहा बिल्कुल बताएंगे। पहले तो पुरानी बताओ। आपने बोला पुरानी जो फोर्स होगी F इक्वल टू के, हाँ जी, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होएगी। हाँ जी बिल्कुल इतनी। तो नई ईच को कर दिया डबल, तो 4 तो ये होगी। सेपरेशन भी डबल करा। अच्छा चलो देखते हैं। अब Q1 भी डबल Q2 भी डबल, तो F डैश इक्वल टू आएगा K 2 2 ज़ा 4। वैसे 2Q1 अभी मैं ऐसे ही कर दूँ, 2Q2 और अपॉन भाई डिस्टेंस भी डबल कर दिया। R की जगह क्या हो जाएगा 2R का होल स्क्वायर। F डैश इक्वल टू K 4Q1 Q2 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, R का स्क्वायर R स्क्वायर, 4 से कट गया 4, और F डैश इक्वल टू का आयो K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। भाई ये फोर्स तो पहले भी इतनी थी और अब भी इतनी है, तो इट मीन्स F डैश इक्वल टू कितना आया, F। कोई चेंज नहीं हुआ फोर्स में, नो चेंज इन फोर्स। समझ रहे हो मेरी बात, क्या हो रहा है। पक्की बात है ना।
क्लियर हो रही है ना चीज़ें, देख लो। हाँ जी, समझ में आ रहा, कुछ अलग सा एहसास है। अब जरा एक और बात देखो, जरा 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 महकता है आज ये। देखो भाई 7वां सवाल, इस बार मैं थोड़ा सा लौचा कर देता हूँ। पहला चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, सेपरेशन R है। मैं ईच चार्ज को डबल कर दूं, हर एक को डबल किया, और सेपरेशन को हाफ कर दूं, तो न्यू फोर्स बताइए। ये तुम्हें चुटकियों में आनी चाहिए बातें, फटाफट। मैं बहुत स्लोली कर रहा हूं क्योंकि तुमको समझाना है मुझे। आपने कहा हर एक चार्ज को डबल करके 2 दूनी 4, सेपरेशन कर दिया हाफ, तो R/4, R² 4 के ऊपर 16 गुना आ गया। समझ में आई बात तुमको? नहीं आई तो देखो जरा भाई, हर चार्ज को डबल किया, पहली फोर्स पुरानी F = K Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। अब जो नई फोर्स आई वो कितनी आई, F' = K। Q1 की जगह क्या हो गया, डबल हो गया, तो 2Q1 हो गया। Q2 की जगह क्या हो जाएगा, 2Q2, डबल हुआ ना। और अपॉन में बेटा डिस्टेंस कितना, हाफ, तो R/2 का होल स्क्वायर। तो F' = कितना आएगा, F' = 2 2 ज़ा 4 K Q1 Q2 अपॉन R² अपॉन 4 पहुँचेगा ऊपर, 4 4 ज़ा 16, तो F' = हो गया 16 K Q1 Q2 अपॉन R²। और भाई इसे मेरी निगाह से देखो तो क्या पुरानी फोर्स ना, ये रहा नहीं, ठीक है। तो ये क्या आ गया, F' = आ गया 16F। यार एक बात समझ में आई, अगर मैं सेपरेशन डबल कर दूं, चार्ज सेम, सेपरेशन कर दिया डबल, जवाब दो। चार्ज है सेम, सेपरेशन कर दिया डबल, तो बताओ फोर्स के साथ क्या होगा। सेपरेशन डबल, सेपरेशन मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ रिलेशन कैसा, इन्वर्स का। तो जी डबल करने पे 4 गुना फोर्स घट जाएगी। कैसे, आओ जरा। ये हुआ Q1, ये हुआ Q2, R था, चार्ज सेम है, सेपरेशन को बस मैंने डबल कर दिया। चार्ज दोनों सेम है, चार्ज के साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं की, ईच चार्ज सेम है, सेपरेशन डबल, तो F' बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R, नहीं सेपरेशन डबल है तो 2R का होल स्क्वायर, सेपरेशन डबल है ना, तो F' = आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन 2R का होल स्क्वायर। तो 4 ना आ जाएगा अपॉन में, तो F' = K Q1 Q2 अपॉन R², और ये 4 है ही, तो ये 1/4, और ये पुराने वाली फोर्स है ही। तो सेपरेशन डबल किया था तो फोर्स 4 गुना घट गई। समझ में आई बात? आपने कहा समझ में आ गई। सेपरेशन डबल तो फोर्स 4 गुना घट जाएगी। सेपरेशन 3 गुना करा तो R², 3R का होल स्क्वायर 9, तो फोर्स 9 गुना घट जाएगी। सेपरेशन 4 गुना बढ़ा दिया तो फोर्स 1/16 हो जाएगी। समझ में ना? सेपरेशन मैंने 5 गुना बढ़ा दिया तो फोर्स 25 गुना कम हो जाएगी। F/25। समझ में आ गया? आपने कहा समझ में आ गया। चार्ज के साथ तो डायरेक्ट रिलेशन है। मैंने एक चार्ज को डबल किया, बस एक को, तो फोर्स भी 2 गुना हो गई। मैंने एक चार्ज को 5 गुना किया तो फोर्स भी 5 गुना हो गई। मैंने दोनों चार्ज को 5-5 गुना बढ़ा दिया तो फोर्स 25 गुना हो गई। समझ रहे हो ना? आपने कहा बिल्कुल समझ में आ गया। भाई यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। पक्की बात, कोई डाउट नहीं है ना? तो मेरे हिसाब से कूलम्ब्स लॉ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, कि F = K Q1 Q2 अपॉन R² आप अच्छे से समझ गए। बहुत बढ़िया। अब मुझे बेटा पढ़ाना है आपको कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म, ठीक है? अब वेक्टर फॉर्म के लिए बात कर लें कि वेक्टर फॉर्म का करना क्या है। आइए जरा, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। भाई थोड़ा सा वेक्टर आपको इसके लिए आना चाहिए। पहली बात तो मेरी ये राय आपको। देखो भाई, वेक्टर फॉर्म की ज़रूरत क्या है ये बताओ। पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब दो, जब बताऊँगा क्या ज़रूरत है। एक चार्ज रखा है 100 कूलम्ब का, 100 कूलम्ब का। एक चार्ज दूसरा है 2 कूलम्ब, ओनली 2, बच्चों छोटा चार्ज।
सेपरेशन इसके बीच का आर का मतलब चलो आप 2 मीटर कह लो, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बताओ इस केस में फोर्स कितनी लगेगी। आपने कहा मतलब अरे साफ साफ दिख रहा, F इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 कितना 100, 100 दूनी 200, 100 इंटू 2 होगा ना, और अपॉन R स्क्वायर 2 मीटर का 4 हो गया, 4 पंजे 20 50 हो गया, 5 नम 45, 450 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन फोर्स लगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा बड़ी बात ये है, छोटी सी बात मतलब जो 100 कूलाम वाला चार्ज है और ये 2 कूलाम वाला चार्ज है, लोकेशन नंबर ए पर है, लोकेशन नंबर बी पर है। जो ये फोर्स लगी 450, 450 इंटू 10 की पावर 9। आप मुझे ये बताओ 100 कूलाम ने 2 कूलाम को रिपेल किया। हाँ जी बिल्कुल रिपेल किया, ये फोर्स लगी। और 2 कूलाम ने भी 100 कूलाम पर फोर्स लगाई। आपने कहा बिल्कुल फोर्स लगाई। तो बताओ 100 वाले ने 2 पर ज़्यादा लगाई या 2 वाले ने 100 पर ज़्यादा लगाई। मतलब अरे ये 100 कूलाम का चार्ज है, 2 कूलाम का, 100 वाले ने 2 को रिपेल किया, बिल्कुल रिपेल किया, कौन मना कर रहा। और ऐसे ही 2 कूलाम वाले ने भी 100 कूलाम वाले को क्या किया, इसने भी रिपेल किया, रिपेल किया तो इसने ही फोर्स लगाई। तो बताओ 100 कूलाम वाला 2 कूलाम पर ज़्यादा फोर्स लगाएगा या 2 कूलाम वाला 100 वाले पर। जी देखो बड़ा चार्ज है बड़ी फोर्स लगाएगा, छोटा चार्ज है छोटी फोर्स लगाएगा, ऐसा नहीं है, समझना। मैं इस कूलाम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म में ये बात साबित करूंगा कि मान लो एक चार्ज आपके पास 1000 कूलाम का है, 1000 एक हो गए तो 1000 कूलाम, और दूसरा चार्ज मात्र 3 कूलाम का है, तो 3 वाला भी 1000 पर मान लो F फोर्स लगाता है। F मतलब 5 6 7 जितने भी आप लेना चाहो, तो 1000 वाला भी 3 पर उतनी ही फोर्स लगाएगा। मतलब कि ये दोनों जो फोर्स है ना, ये आपस में इक्वल होंगी। आपस में कैसी होंगी, इक्वल। और देखो ए वाले ने बी पर लगाई राइट में फोर्स और बी वाले ने ए पर लगाई लेफ्ट में, और इक्वल लगाई, इक्वल एंड ऑपोजिट लगाई। इक्वल एंड ऑपोजिट अगर देखें तो ये होता है ACTION, एक्शन एंड रिएक्शन, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तुम मेरी बात को समझ गए ना। और ये देखा जाए तो ये क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ। समझे नहीं समझे, तो कूलाम्स लॉ न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है। ये बात मैं साबित करूंगा कि अगर Q1 Q2 पर F फोर्स लगाता है तो Q2 भी Q1 पर F ही लगाएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। ये बात मैं साबित करूंगा इसमें। समझ में आ गई बात तुमको। 1000 कूलाम का चार्ज 1 कूलाम पर जितनी फोर्स लगाता है, एक वाला भी 1000 पर उतनी ही फोर्स लगाता है। ये बात मुझे इसमें साबित करनी है। समझ में आ गया क्या मतलब है इसका। आपने कहा समझ में आ गया, तो चलो जी भैया अब हम कूलाम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म देखते हैं। देख लें क्या, देख लो, आओ फटाफट। कॉपी पेस्ट, आइए आपका इंतजार था। चलो चलो चलो, कूलाम्स लॉ वेक्टर फॉर्म, ठीक है भाई साहब। आपने कहा ठीक है भाई, ये एक चार्ज है, ये एक दूसरा चार्ज है। ये चार्ज हमारा प्यारा चार्ज Q1 है, इस बेचारे को हम Q2 कहते हैं। जो ये Q1 वाला है Q2 को बिल्कुल पसंद नहीं करता, देखते ही रिपेल कर देता है। अब Q2 पर मेरी बात सुनना बहुत अच्छे से, Q1 ने Q2 पर लगाई इस डायरेक्शन में फोर्स। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। Q2 ने Q1 पर लगाई इस डायरेक्शन में फोर्स, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। इनकी आपसी भैया बात है, ये जैसे मर्जी वैसे फोर्स लगाए, हमें क्या लेना देना। आपने कहा ठीक बात भाई। अब Q1 ने Q2 पर मान लो फोर्स लगाई, किस पर लगी फोर्स, अजी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। समझो ये सेपरेशन R है। Q1 ने Q2 को टूवर्ड्स राइट फोर्स लगाई, तो ये कौन सी फोर्स है, आपने बोला फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। इस बात से एग्री करते हो, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो इसको लिखने का तरीका है, जिस पर लगे वो पहले
और जो लगा है वो बाद में। ठीक है भाई, आपने कहा समझ में आ गया। ऐसे ही Q2 ने Q1 पर लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाई, तो इसको लिखने का तरीका होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। जिस पर लगी वो पहले, जिसने लगाई वो बाद में। तो इसका मतलब हुआ फोर्स ऑन कितना, Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अगर मैं कहीं पे लिखा देख लूँ क्या, कि कहीं पे कुछ ऐसा लिख रहा जी Fxy, तो इसका मतलब बताओ मुझे, पहले पर लगती है दूसरा लगाता है, तो फोर्स ऑन x ड्यू टू y। सही है। अगर मेरे प्यारे बच्चों कहीं दिख गया F34, तो इसका मतलब क्या है जी, F34 का मतलब है फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 4। कहीं लिखा मिल गया FYZ, फोर्स ऑन y ड्यू टू z। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, आपने कहा नो प्रॉब्लम, समझ गए। पहले पर लगती दूसरा लगाता है। अब ये बताओ, ये तो है F12, ये है F21, बस इतना अंतर है F2 और F1 में, F21 एंड F12 इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। डायरेक्शन कैसी है, एक दूसरे से ऑपोजिट है। बस यही तो है कि F21 F12 ऑपोजिट है, साफ साफ दिख रहा। अब मुझे इन दोनों को अलग अलग निकालना है और ये बात साबित करनी है दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं और साथ में ऑपोजिट भी हैं। ओके, देखते हैं भाई। लगभग 50 मिनट हो गए लेक्चर को। एक काम करो, पॉज करके थोड़ा सा पानी पियो, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लो, घूम लो फिर लो, अगर तुम लगातार देख रहे हो, क्योंकि अभी लेक्चर ये 30 से 40 मिनट और चलने वाला है, मतलब 1.5 घंटे का लेक्चर होएगा। आज तुम्हारा भाई मूड में है थोड़े से पढ़ाने के। ठीक है, तो ज़रा सा रेस्ट ले लो, चाचू पी लो थोड़ी बहुत, बस और क्या, पानी पी लो, एक गाना सुन लो, या एक दोस्त को कॉल कर लो और बताओ कहाँ से पढ़ रहे हो, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो तो करें दोबारा स्टार्ट, आओ जरा। तो भैया Q1 Q2 को रिपेल करता है, Q2 Q1 को रिपेल करता है। ठीक है, मैं अब आपकी चॉइस है, कोई सी फोर्स निकाल लो, पहले मुझे दोनों निकालनी है। मैंने कहा Q1 ने Q2 को देखा तो रिपेल कर दिया और फोर्स लग गई। Q1 ने Q2 पर लगाई F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड F21, मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब देखो वेक्टर लगा दिया मैंने इसके ऊपर अब जान के, क्योंकि फॉर्म चल रही है वेक्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। ओके, तो चलो जी F21 निकालते हैं भैया। F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। थोड़ी सी वेक्टर की समझ होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, बस यूनिट वेक्टर आना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं, सब समझ में आ जाएगा। चलो भाई, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ऐसे फोर्स लगी टूवर्ड्स राइट। अच्छा जी, क्या फॉर्मूला है जी, एक ही फॉर्मूला है, कौन सा, K Q1 Q2 बटे R², K Q1 Q2 अपॉन R²। अब Q1 ने Q2 पर, देखो पेन की तरफ चल रहा मेरा, राइट में इधर को फोर्स लगाइए, तो ये डिस्टेंस क्या है, 1 से 2 है का स्क्वायर और R12 कैप, जो इससे डायरेक्शन इंडिकेट करती। अब समझना, जो टूवर्ड्स राइट को डिस्टेंस है, इस ये डिस्टेंस है 1 से 2। भाई एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये है A, ये है B, ये है C। अब यूं बताओ, कहीं लिखा है BC और कहीं लिखा है CB, तो BC का मतलब है ये इधर को है और CB का मतलब ये इधर को है। अरे तो 1 से 2 जा रहे हो तो R12, तो ये फोर्स जो लगी है F21, ये टूवर्ड्स राइट में लग रही। F21 जो फोर्स है वो राइट दिशा में है, ठीक है ना, तो डिस्टेंस तो यही लेना पड़ेगा ना, R12। ठीक है, तो R12 का स्क्वायर और डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या आ गया, R12 कैप। दिस इज द यूनिट वेक्टर। क्या है ये, यूनिट वेक्टर, जिसको वेक्टर आता होगा तो जी क्या करा है ये, ओनली इंडिकेट डायरेक्शन, इंडिकेट डायरेक्शन। यार
ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट करता है। ओके भाई साहब, आपने का समझ में आ गया। अब क्या करें, फोर्स ऑन टू, अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लूँ। F21 वेक्टर इक्वल टू आ गया K Q1 Q2 अपॉन R2, अरे रुको यार, ये आएगा R12 का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर को करते हैं R12 का वेक्टर और उसी का मैग्नीट्यूड। याद आया कि ए कैप बराबर होता था ए वेक्टर और उसी का मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर क्लास 11th में था वेक्टर में। भाई वेक्टर थोड़ा सा मजबूत कर लो, अब वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा वेक्टर कहाँ से करना, मतलब मैंने पढ़ा रखा वेक्टर पूरा, ठीक है। आओ ज़रा, तो ये कितना हो गया, आपने कहा ये पावर 1 है, ये पावर 2 है, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 जो हो जाएगी वो हो जाएगी कुछ इस तरह से हो गई ये कॉपी पेस्ट। ये हो गया R की पावर कितनी है यहाँ, ये आपने कहा 1 और ये कितनी 2, तो ये R12 की पावर हो जाएगी 3 और ये तो आपका एज इट इज़ रह गया। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके क्लियर भाई, आपने कहा ठीक है। नाउ वी फाइंड, हमने ये वाली फोर्स निकाल ली F21, अब हम फाइंड करेंगे F12 को, लेफ्ट वाली फोर्स। नाउ वी विल फाइंड, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये वाली फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लेफ्ट वाली, ये वाली, ठीक है ना। आपने तो नो प्रॉब्लम। तो F12 कितना हो जाएगा, F12 वेक्टर बराबर के, हाँ जी भाई साहब, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ने इधर को फोर्स लगाई लेफ्ट को। अब जरा ये बताना, ये जो डिस्टेंस होगा लेफ्ट वाला, ये वाला, ये R2 से 1 ना, अरे यार रुक जाओ, बनो तेरा स्वेगर 2 से 1 है, हाँ जी, R2 से 1 डिस्टेंस ना ये वाला। जब फोर्स लेफ्ट में लग रही Q2 ने Q1 पर, देखो पेन किधर चल रहा है, इधर को फोर्स लगाई नहीं लगाई, आपने कहा समझ में आ गया। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 2 1, तो चार्ज तो वही रहे यार, Q2 Q1 कह लो या Q1 Q2 कह लो, बात तो ये कि अपॉन डिस्टेंस हो जाएगा R2 से 1 का स्क्वायर और डायरेक्शन क्या R21 कैप। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, नो प्रॉब्लम। अब देखना जरा, जब मैं F21 निकाल रहा था तो डिस्टेंस क्या था R12, जब मैं F21 निकाल रहा था डिस्टेंस क्या था 12, और जब 12 निकाल रहा हूँ F तो डिस्टेंस क्या है इसका उल्टा, डायरेक्ट फेल दियो, बात ही खत्म। आओ जरा, अब क्या करें, करना कुछ नहीं भाई, इसको फटाफट वेक्टर में बदल दो, कॉपी पेस्ट। आओ जरा भाई, इसको क्या लिख दूंगा, R21 वेक्टर और अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ओके, अब क्या करें भैया, इसकी पावर कितनी 1, इसकी कितनी 2, तो फिर से कर दो कॉपी पेस्ट, और ये हो जाएगा नीचे वाला कितना, पावर ये 1 थी, ये 2 थी, तो पावर हो जाएगी 3, और ये एज इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। बस मज़ा आ गया, सोल्व हो गई तो बात सारी। अब सुनो भाई, इक्वेशन नंबर 1 ये रही, इक्वेशन नंबर 2 ये रही, दोनों को एक साथ देखो, देख लिया, आपने कहा देख रहे हैं। F21 F12 वेक्टर ते 2 1 2 अपॉन में R12 की पावर 3। अजय यहाँ बस पता क्या हो गया, ये R21 की पावर 3 हो गया, ये R12 वेक्टर हो गया और ये R21 वेक्टर हो गया। बस इतना सा अंतर है, एक तो इस वाले में एक इस वाले में, इन बेस वालों और इस वाले में अंतर है, वरना सब चीज़ें सेम हैं। आओ जरा अभी देखते हैं, जरा मुझे एक बात बताओ, आओ इस ट्राइंगल पे आओ, ABC ट्राइंगल है, आपने कहा ऑफ कोर्स यार, जो ये BC है ना ये, और ये CB, ये है तो बराबर ही, BC और CB ये हैं तो बराबर ही, बस इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो मतलब ये स्टेटमेंट मेरा बिल्कुल सही है, BC इक्वल टू CB। और अगर मैं ऐसे कहने लगूं कि BC वेक्टर क्या CB वेक्टर के बराबर है, आपने कहा नो 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 नो। अगर आप किसी को कहते हो ना कि A वेक्टर इक्वल टू B वेक्टर, तो इसका मतलब होता है A और B आपस में बराबर भी हैं और उनकी डायरेक्शन भी सेम है। मेरी बात को समझना, A और B आपस में बराबर भी है, डायरेक्शन भी सेम है। अगर मैं कहीं भी लिख दूं ऐसे, देखो मान लो
एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये वेक्टर है बी वेक्टर, ये हुआ ए वेक्टर, ये हुआ बी वेक्टर। अब यूँ बताओ, अब मैं यहाँ कह सकता हूँ ए बी के बराबर भी है और ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर भी है, क्योंकि देखो इनके मैग्नीट्यूड भी सेम है और इनकी डायरेक्शन भी सेम है। तो बड़ी अच्छी बात लगी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लो कहीं पे ऐसा हो जाए, तू इधर मैं इधर, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। अब मैं ये तो कह सकता हूं कि ए बी के बराबर है सिर्फ मैग्नीट्यूड में, लेकिन ये नहीं कह सकता कि ए वेक्टर और बी वेक्टर भी बराबर है। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों जी? अजी इस केस में मैग्नीट्यूड तो सेम है, मानता हूं मैं इस बात को, लेकिन डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। अच्छा, ऐसे ही अगर देखा जाए तो अब देखना जरा क्या 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 करूं। आओ जरा तुम ऊपर। तो भाई 1 से लेके 2 तक का पेन देखो मेरा कहाँ चल रहा, 1 से लेके 2 तक का डिस्टेंस और 2 से लेके 1 तक का डिस्टेंस है तो बराबर, पर इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो मैं ये तो कह सकता हूं कि हियर R12 और R21 है तो जी बराबर, बिल्कुल सही बात है, पर इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो डायरेक्शन ऑपोजिट को मैं समझाता हूं। अगर मान लो ए वेक्टर है राइट की डायरेक्शन में, तो पता अगर मैं इस वाले को ऐसे बना दूं तो ये -a वेक्टर हो जाएगा। समझ गए ना? डायरेक्शन बदलते माइनस नहीं आता। अगर मैं तुमसे कहूं +5 न्यूटन फोर्स लगी है और एक लगी है -5 न्यूटन फोर्स, मेरी बात को ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं तुमको। +5 न्यूटन फोर्स और -5 न्यूटन फोर्स में कौन सी फोर्स ज्यादा है? अजी दोनों फोर्स बराबर हैं, पर ये देखो ये दोनों फोर्स हैं तो इक्वल ही, पर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ओके, तो अगर मैं कहीं लिख दूं कि ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर है, तो जी ये इंडिकेट करता है कि ए और बी बराबर भी हैं और इनकी दिशा, इनकी डायरेक्शन भी सेम है। लेकिन अगर मैं लिख दूं ए वेक्टर इक्वल टू -बी वेक्टर, इसका मतलब ये है ए है तो बी के बराबर ही, बट ऑपोजिट हैं। समझ में आ गया? आपने कहा समझ में आ गया। तो ऐसे ही मेरे भाइयों, दिल तोड़ के हंस दी हो मेरा, हाँ जी, R12 R21 के बराबर तो है लेकिन ऑपोजिट है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे लिख दूं कि R12 वेक्टर बराबर -R21 वेक्टर। समझ में आई बात मेरी? पक्की बात ना भाई? मेरी बात से सहमत हो कि नहीं आप मुझे बता दो जरा। क्लियर है भाई? ओके, तो R12 बराबर है तो R21 के बराबर ही, लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट भी था। बस इन दोनों बातों का फायदा उठाते हुए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। पुट दीज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जरा मैं इसको मिटा दूं, डिलीट जी। पुट दीज इन इक्वेशन फर्स्ट। आओ जरा भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये रही। अब देखो जरा कितना माहौल बदल गया भाई। 1 2 की जगह आएगा 2 1, आ गया 2 1। ये 1 2 वेक्टर की जगह -R2 वेक्टर, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट बिकम कि f भाई क्या था, वो 2 1 था है ना, बराबर के, अभी देख लेना, मैं एक बार लिख दूं Q1 Q2 अपॉन, नीचे आया था R12 तो यहाँ हो जाएगा R21 की पावर 3 और R21 वेक्टर लेकिन माइनस के। अब देखो जरा देखो मुझे क्या हुआ है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, आप देखो फर्स्ट ये ना बन गई F21 वेक्टर के Q1 Q2 R12 की जगह R21 की पावर 3 और ये R12 वेक्टर जो था इसकी जगह क्या आ गया, माइनस के R21 वेक्टर। समझ में आ गई बात? आपने कहा बिल्कुल 100% समझ में आ गई। 100 बोले तो 100%, ठीक है। आपने कहा इस माइनस साइन का क्या करें भाई, कुछ नहीं करना, उठा के बाहर रख दो। तो F21 वेक्टर जो हो जाएगा, अब देखो बहुत अच्छे समझना बात, खेल तो ख़त्म हो गया। अब माइनस ये आ गया के Q1 Q2 अपॉन
R21 R21 वेक्टर। इक्वेशन नंबर 3 मान लो जरा तुम इसे। फर्स्ट बन गई, ये भी फर्स्ट को थर्ड हो गया। अब इसको और इसको कंपेयर करो। चलो जी करते हैं कंपेयर। F12 वेक्टर F21 वेक्टर बराबर K, ओहो माइनस से, चलो K Q1 Q2 R21 की पावर 3 R21 वेक्टर, लेकिन ये क्या है माइनस के जी। F12 वेक्टर और F21 वेक्टर हैं तो एक दूसरे के बराबर ही, लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट कि जी F12 और F21 हैं तो बराबर ही, पर एक दूसरे ते अपोजिट हैं। चल बेटा रुक जाओ, एक सेकंड जी। F12 और F21 हैं तो बराबर, लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट। भाई दो फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, हेंस एक्शन। यार हेंस में कंक्लूजन लिखूंगा ना, कंक्लूजन क्या निकला पहला, दीज फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट मीन्स एक्शन ACTION, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन मीन्स ओबे न्यूटन थर्ड लॉ। भाई समझ में आई बात तुमको? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। भाई किसी भाई या बहनों को दिक्कत हो तो मुझे अभी कमेंट करके बताओ, ठीक है ना भाई। इक्वल एंड ऑपोजिट है मतलब एक्शन इक्वल डायरेक्शन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो किसका मतलब किसको ओबे करते हैं? न्यूटन के थर्ड लॉ को। अब ये बताना, जो मैंने चार्ज लिए थे, पहला चार्ज क्या था Q1, दूसरा चार्ज क्या था Q2, अलग अलग चार्ज थे, पर Q1 ने Q2 पर उतनी ही फोर्स लगाई जितनी Q2 ने Q1 पर लगाई। आपने कहा बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऑपोजिट में लगाई। हाँ जी बिल्कुल। और देखो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग है, मतलब Q1 ने Q2 को इस लाइन से ज्वाइन किया, येलो लाइन से, ठीक है हो जा। हाँ Q1 ने Q2 को इस येलो लाइन से ज्वाइन किया, समझे। और जो फोर्स लगी ना, ये जो के वाली लाइन है, कौन सी पिंक होगी शायद, मुझे नहीं पता, मैजेंटा ना पिंक, जो भी है तुम समझ जाओ यार, कलर का थोड़ा सा ऐसे वैसे। हाँ तो जो ये फोर्स लगी ना F21 और F21, ये इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही तो लग रही है, या इससे भाई देखो ऊपर नहीं लग रही नीचे नहीं लग रही, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लग रही है। जब फोर्सेस अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगे तो वे होती है सेंट्रल फोर्स। कैसी फोर्स होती है? सेंट्रल। तो कूलाम फोर्स, COULOMB, कूलाम फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। कैसी फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है भाई साहब, याद रखना ये बात तुम। सेंट्रल फोर्स है, न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, और फोर्स जो होती है इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। भाई साहब किसी को कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? आपने कहा नो, मैंने कहा था Q1 और Q2 अलग अलग चार्ज लिए थे मैंने इस केस में, और जितनी Q1 ने लगाई Q2 पे फोर्स उतनी Q2 ने लगाई Q1 ने फोर्स। इसका मतलब मैंने ये बात साबित कर दी कि एक चार्ज है 1000 कूलाम का और दूसरा चार्ज है 2 कूलाम का, तो 1000 वाला भी 2 पर उतनी ही फोर्स लगाएगा जितना 2 वाला 1000 पे लगाएगा। समझ में आई? एक 1000 कूलाम का चार्ज है, एक 2 कूलाम का चार्ज है, 1000 वाला 2 पर उतनी ही फोर्स लगाएगा जितना 2 वाला 1000 पे लगाएगा। किसी भाई या बहनों कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ये था आपका कूलाम्स का वेक्टर फॉर्म, ठीक है भाई साहब। अच्छा जी, इसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक और निपटा देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कौन सा क्या टॉपिक है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्योंकि यार देखो हम ऑलरेडी लेट हैं। आज कितनी अप्रैल है? कितने अप्रैल है आज? 11 अप्रैल है, और 11 का मतलब है अभी हमारा शुरू ही हुआ है चैप्टर। थोड़ा स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी, टॉपिक फटाफट खींचने पड़ेंगे। चलो तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, करते हैं जी शुरू। तो देखिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह लो या फिर इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कह सकते हैं। अच्छा कैसे जी, क्या मतलब? हमने रिलेटिव सुना था, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, ऐसे ही आपने बोल दिया रिलेटिव परमिटिविटी। समझाओ जरा थोड़ा सा क्या है। और
साथ में आपने बताया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी। तो देखो जरा भाई, पहली बात तो परमिटिविटी होती क्या है, मैं तुमसे पहले तो ये बात करूंगा। मैंने बीच में छोड़ दी थी बात कि तुमसे बात करूंगा परमिटिविटी की बाद में। अगर तुमको परमिटिविटी समझ में आ गई फिर रिलेटिव परमिटिविटी समझ में आ जाएगी, और रिलेटिव परमिटिविटी का ही दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आपने कहा ओते परमिटिविटी, पहली बात ये होती है प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। आपने कहा ठीक है, समझाओ जरा कैसे प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ आपके सामने, कागजी एक्सपेरिमेंट, यहीं पे होगा, कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना तुमको। आपके पास एक सेटअप है 2 चार्ज का, एक चार्ज आपका Q1 है, दूसरा चार्ज आपका Q2 है। ये आपका सेपरेशन R है। ये आपने बचपन में खूब किया काम, बस ये चार्ज की जगह पहले मैग्नेट हुआ करती थी, अब ये तुम बड़े हो गए, पता नहीं चार्ज कहाँ से आ गया। अब ये जो मैंने सेटअप लिया, एक चार्ज Q1 एक चार्ज Q2 है, बीच का सेपरेशन R है, मैंने इसको एयर कह लो या वैक्यूम कह लो, इसमें रखा हुआ है, मतलब बीच में कोई मीडियम मैंने अलग से रखा ही नहीं है। ठीक है, समझ गए। और इसके बीच में जो फोर्स लगती है ना, वो फोर्स होती है F इक्वल टू K का मतलब होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। मैं इतनी फोर्स पाता हूँ किसमें, जब मैंने रखा एयर। नोट समझ गया ना, नोट का मतलब एयर, स्पेस, वैक्यूम कुछ नहीं है। ओके ओके ओके, ये हुआ केस नंबर 1। यहीं से समझा दूंगा सारी बात मैं। अब मैं इसी सेटअप को बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो उठा के रख देता हूँ वोटर में। आपने कहा ठीक है, बिल्कुल सेम सेटअप लिया, R डिस्टेंस पे ही था, सब कुछ सेम था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर बीच में आ गया पानी। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाऊं उसके जैसा। तो पानी आपने ले लिया, बीच में वाटर रख दिया, अच्छा जी ठीक है। अब यूं बताओ, पहले केस में जो फोर्स लग रही थी और अब दूसरे केस में जो फोर्स लगी, केस नंबर हो गया 2 ये आपका, क्या ये दोनों फोर्स सेम होंगी या डिफरेंट होंगी? आपने कहा चार्ज दोनों सेम है जी, बिल्कुल, पहले Q1 था दूसरा Q2 था, इसमें भी Q1 यही सेम चार्ज, सेपरेशन सेम, मैंने कहा सेपरेशन सेम, तो बदला ही क्या है जी, मीडियम बदल गया। अच्छा, तो मीडियम बदलने से क्या हो गया, अब समझाता हूँ। 2 मैग्नेट ले ली, छोटे छोटे बच्चे, जब तुम छोटे बच्चे भी खेलते मैग्नेट से, 2 मैग्नेट आपने यहाँ रखी हुई है, ठीक है यार, ये फ्रेम छोटा आता है ना इसमें। अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, क्या है, अट्रैक्शन। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों के बीच में कुछ हाथ रख लेता हूँ। हम दो थे ना, बच्चे खेल रहे थे ना हम, तो एक मैग्नेट एरिया एक मैग्नेट एरिया, ठीक है, उसके बीच में हाथ रख लिया ऐसे, क्या अब भी अट्रैक्शन सेम रहेगा? आपने कहा कम हो जाएगा थोड़ा सा, और 2 बच्चों ने हाथ रख लिए ऐसे, ठीक ठीक ठीक, ठीक है। अब आपने देखा मैग्नेट में अट्रैक्शन कम हो गया, आपने फिर बीच में किताब रख दी, आपने कहा अट्रैक्शन बहुत कम हो गया। मतलब 2 मैग्नेट्स के बीच में जब तुम कुछ बीच में रख देते हो ना, तो जितना वो पहले अट्रैक्ट कर रही थी, अब उससे कम अट्रैक्ट कर रही है। अच्छा, मतलब ये हुआ कि जैसे पहले 2 मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट किया करती थी, अब उस तरह से नहीं कर रही, उससे कम कर रही हैं। जब बीच में कोई मीडियम आपने रख दिया, मीडियम मतलब किताब रख दी, कॉपी रख दी, पेन रख दिया, पेन नहीं यार, कुछ ऐसा जो आइटम ठीक सा हो, ठीक है ना, जैसे बीच में पानी भर दिया, ठीक है, बीच में एक बोतल रख दी पानी की, प्लास्टिक की, ठीक है, तो आपने कहा अच्छा, तो बीच में कोई मीडियम आता है तो मैग्नेट अपने आप को एक दूसरे को कम अट्रैक्ट करने लगती है, जैसे ही हटाया फिर ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाता है। सेम काम इसमें हुआ। मतलब हो क्या रहा है, हो ये रहा है, मेरी बात को ध्यान से समझना, बहुत आराम से, भले टाइम हो गया हो लेकिन फिर भी समझो। देखो भाई साहब, एक मैग्नेट जो है या एक चार्ज जो है, मैग्नेट नंबर 1 और एक मैग्नेट नंबर 2 मैग्नेट, ठीक है, ये पहली मैग्नेट दूसरे वाली मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है, ठीक है, दूसरे वाली पहली मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है, ठीक है, करती है, कोई इश्यू नहीं है इस बात में, करती है, हाँ जी। ये पता क्यों अट्रैक्ट कर रही हैं? क्योंकि ये मैग्नेट है इसलिए अट्रैक्ट कर रही ना, मैग्नेट है इसलिए अट्रैक्ट नहीं कर रही, ये वजह दूसरी है, ये अट्रैक्ट किसी और वजह से कर रही है। आपने कैसे? मान लो तुम्हारी जेब में एक मैग्नेट रखी है और एक मैग्नेट मेरी जेब में रखी है, मैं अपने घर बैठा, तुम अपने घर बैठे,
क्या तुम्हारी जेब में जो मैग्नेट रखी है और जो मेरी जेब में मैग्नेट रखी है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं? आपने कहा वो क्यों करेंगे, वो तो बहुत दूर है। तो इसका मतलब दो मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, इसलिए नहीं कि वो मैग्नेट हैं, वे इसलिए अट्रैक्ट कर रही हैं कि वे एक दूसरे के फील्ड में हैं। अब देखना यहां से फील्ड तैयार होने वाला है टॉपिक। आपने कहा बात तो सही है जी, एक मैग्नेट किसी दूसरी मैग्नेट को या एक मैग्नेट किसी मैग्नेटिक मटेरियल को तभी अट्रैक्ट कर सकती है जब वो उसके फील्ड में हो। फील्ड से अगर बाहर हुआ तो अट्रैक्ट नहीं करेगी। बात तो सही है। अच्छा जी, एक बात और बताओ, इसका मतलब ये जो केस नंबर 1 है, ये पहले वाला चार्ज दूसरे वाले चार्ज को रिपेल करता है और दूसरे वाला चार्ज पहले वाले चार्ज को रिपेल करता है। बिल्कुल करता है। तो ये इसलिए करता है क्योंकि पहले वाला चार्ज दूसरे के फील्ड में है और दूसरे वाला चार्ज पहले वाले फील्ड में है, पहले के फील्ड में। मतलब दूसरा चार्ज पहले वाले चार्ज के फील्ड को एक्सपीरियंस करता है और दूसरे वाला चार्ज पहले वाले चार्ज के फील्ड को एक्सपीरियंस, मतलब एक दूसरे के फील्ड को एक्सपीरियंस करते हैं, इसलिए फोर्स लगती है। अच्छा, मतलब पहले से फील्ड निकल के दूसरे तक पहुंच पा रहा है तो दूसरे पर फोर्स लगेगी, अन्यथा नहीं लगेगी। समझ में आ गई। ओके। अब बीच में था एयर या वैक्यूम, अब मैंने बीच में भर दिया पानी। पानी इज डेंसर देन वैक्यूम या एयर। आपने कहा बात तो बिल्कुल सही है। तो जब मैं इसको वाटर में रख देता हूं और पहले चार्ज से फील्ड चला दूसरे के लिए, तो उस फील्ड को पानी ने ज़्यादा एब्जॉर्ब किया कंपैरिजन टू एयर। तो मेरी बात को समझना, एयर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, तो इस पानी ने फील्ड को एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे तुम्हें समझाने की भाषा में बता रहा हूँ। वैसे तो फ्लक्स पर यूनिट चार्ज होता है, बात अलग है, वो छोड़ो तुम। मैं तुम्हें बस समझा रहा हूँ कि पानी ने इसके फील्ड को ज़्यादा एब्जॉर्ब किया। आपने कहा ठीक है, इसका मतलब जो फील्ड Q1 से Q2 तक पहुँचना था वो पानी ने एब्जॉर्ब कर लिया उसका कुछ हिस्सा। जैसे मान लो इससे 100 फील्ड चला, ठीक है, तो सिर्फ कितना पहुँचा? आपने कहा मान लो 80 पानी खा गया तो 20 ही पहुँच पाया। और भाई Q2 से 100 चला तो यहाँ तक 20 ही पहुँच पाया। बीच में कौन आ गया? पानी आ गया। ओहो, तो बस इसी प्रॉपर्टी को, मीडियम मतलब पानी, तो मीडियम की ये प्रॉपर्टी कौन सी? जो फील्ड को एब्जॉर्ब कर ले, तो उसे ही बोलते हैं क्या? परमिटिविटी। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम बाय विच वो वाली नहीं, ये WHIC, बाय विच इट एब्जॉर्ब द इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही बनाएगा ना, इज कॉल्ड परमिटिविटी। समझ में आ गया? आपने कहा समझ में आ गया, तो कोई बड़ी बात ना थी कि भाई दो चार्ज के बीच में आपने मीडियम चेंज कर दिया तो वो तो फील्ड को एब्जॉर्ब करेगा ही। जैसे दो मैग्नेट के बीच में आपने पानी रख दिया, पानी की बोतल रख दी 2, तो मैग्नेट कम अट्रैक्ट कर रही है क्योंकि फील्ड को बीच में क्या हो गया? एब्जॉर्ब कर लिया गया। अच्छा, और ये बात सुन लो, दो चार्ज के बीच में फोर्स लग रही है, इसका कारण चार्ज नहीं है, बस ये है कि इस चार्ज का फील्ड दूसरे तक पहुंच पा रहा है इसलिए फोर्स लग रही है। वरना एक मैग्नेट मेरे घर में, एक मैग्नेट तुम्हारे घर में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि मेरी मैग्नेट तुम्हारी वाली मैग्नेट के फील्ड से बाहर है और तुम्हारी मैग्नेट मेरी वाली मैग्नेट के फील्ड से बाहर है। तो अगर दो मैग्नेट्स एक दूसरे के फील्ड में आती है तो ये अट्रैक्ट करती है, अन्यथा नहीं करती। तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा रहा है क्योंकि दोनों एक दूसरे के फील्ड को एक्सपीरियंस करते हैं। कोज जो है ना फोर्स का, वो फील्ड है, ना कि वे खुद। आपने कहा समझ में आ गया। तो बस यहां पे जो फोर्स लगेगी F मीडियम में, वो फोर्स होगी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब नोट नहीं होगा, नोट इंडिकेट नथिंग मतलब वैक्यूम, यहां आएगा मीडियम। ये मीडियम की फोर्स है भाई, यहाँ मीडियम आ चुका है। आपने कहा ओते, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R²। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दूंगा, इसे कह दूंगा इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई दिक्कत वाली बात तो ना? आपने कहा नो प्रॉब्लम, दोनों इक्वेशन होगी भाई साहब तैयार। आपने कहा ठीक है। अब सुनना, मैं अब रिलेटिव परमिटिविटी घुसाऊंगा, टॉपिक तो मुझे वही पढ़ाना है, बस घुमा फिरा के लेकर आऊंगा। आपने कहा ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट को जरा इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करना जी। क्यों करें? समझाऊंगा यार, सुनो तो सही जी। फर्स्ट इज डिवाइडेड बाई सेकेंड, F0 अपॉन FM बोले तो FM रेडियो, F0 अपॉन FM बराबर, भाई इस वाले को पूरे को उतारो। अरे यार टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाओ। टोपी कहाँ गया? अरे रुक जा यार, टोपी पेस्ट डिवाइडेड
डिवाइडेड बाई एफ एम फोर्स इन द मीडियम। अब आप ज़रा देखो मुझे क्या हुआ है, इसको जाएगा यहाँ और ये जाएगा वहाँ, Q1 से Q1 Q2 और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट। इसका तो मैटर ही ख़त्म हो गया भाई। 4 पाई से 4 पाई ख़त्म, तुम जाओगे वहाँ, तुम जाओगे वहाँ। तो देखा जाए तो एफ नोट अपॉन एफ एम कितना हो गया, आपने बोला एप्सिलॉन एम तो पहुँच गया ऊपर और अपोन में आ गया एप्सिलॉन नॉट। क्या आ गया अपोन में एप्सिलॉन नॉट। बस यहीं तक मुझे चाहिए था। आपने कहा क्या है, अरे भैया इसे देख, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इट इज़ द रेशो। ये क्या है, एक रेशो आया। आपने बोला कौन सा रेशो, रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दोनों का रेशो। और इसे ही तो बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। रिलेटिव परमिटिविटी का सिंबल का होगा एप्सिलॉन आर और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का के। ये कूलाम कांस्टेंट वाला नहीं, कूलाम कांस्टेंट तो अब रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट द्वारा। समझ में आ गई बात, आपने कहा बिल्कुल समझ में आ गई कि एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई आर, और यही होता है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है या रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, इट इज द परमिटिविटी ऑफ द, इट इज द रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मीन्स एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपने कहा समझ में आ गया, थोड़ा सा और जरा समझा दो तुम मुझे। मैंने कहा देख भाई, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स है। आपने कहा कितनी, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। इसी लेक्चर में शुरुआत में मैंने बताई थी, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपने कहा फिक्स है, ओके। ये मिनिमम है और एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। मतलब जो कुछ भी देखा जाएगा इसके रेस्पेक्ट में देखा जाएगा। आपने कहा ऐसा क्यों करा, आपने इसके रेस्पेक्ट में क्यों देखा। भाई देखो, दुनिया में आपको किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में कुछ ना कुछ देखना पड़ता है। अब ज़रा आप अपने घर के चारों ओर निगाह घुमाओ। आप अपने पापा को देखो, मम्मी को देखो, बहन को देखो, भाई को देखो, जो भी है देखो, जो भी आपको दिख जाए। अब आप ज़रा मुझे ये बताना देख के, किस में वेट ज़्यादा है, किस में वेट कम है। मतलब मुझे बताना, सोच लो। आपने कहा ये मैं कैसे डिसाइड करूँ वेट ज़्यादा है वेट कम है। एक औसतन वेट होता है हाइट के हिसाब से। अच्छा, अगर कोई बंदा 6 फीट का है मान लो, तो हम मान के चलेंगे कम से कम जो उसमें 75 के आसपास वेट होना तो चाहिए यार। 75 हो जाए, 80 हो जाए, कोई इशू नहीं है उसमें। अगर कोई बंदा 5'8" का है तो मान के चलते हैं उसमें 65 to 70 के बीच में वेट हो, इसमें 75 to 80 के बीच में वेट हो। मतलब हाइट के हिसाब से वेट होता है। लेकिन अगर कोई बंदा 5'8" का है मान लो, 5 फीट 8 इंच, ओके, और इसका वेट हो रहा 95 kg और इसका वेट है मात्र 62 kg। आप कहोगे भाई कुछ खा ले, 6 फीट का बंदा 60 किलो का और जो 5'8" का वो 95 100 किलो का हो रहा है, 1 क्विंटल का हो रहा। तो आप देख के बता दो किस में वेट ज़्यादा है, किस में वेट कम है, क्योंकि एक आपको एब्सोल्यूट चीज़ें पता है। एक BMI जो हाँ बॉडी मास इंडेक्स, BMI जो होता है, उस हिसाब से आप निकाल लोगे कि इतने इस व्यक्ति में इतना वेट होना चाहिए, तो फिट की कैटेगरी में आता है। अगर इससे कम है तो भैया ये तो भूखमरी वाले इसमें चल रहा, और वरना ओबेसिटी वाले केस में चल रहा, ठीक है ना, ज़्यादा वेट है। तो आपको एक एब्सोल्यूट टर्म लेके चलनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, कोई आदमी बहुत लंबा है, आप देख के बहुत लंबा आदमी आ रही है, तो क्योंकि आपके हिसाब से 5, 10, 5, 11, 6 या 5, 8, 5, 6, मतलब 5, 6 से लेके आप 6 फीट तक एक आदमी को एवरेज मान सकते हो कि 5 फीट 6 इंच से लेके लगभग लड़कों के मामले में 6 फीट तक हाइट एक नॉर्मल। लेकिन कोई उससे बहुत छोटा पे छोटा रहेगा, तो कोई 5'2" का लड़का है तो आप कहोगे, मैं वैसे शेमिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक एब्सोल्यूट चीज़ें बता रहा हूँ अपने हिसाब से। मैं गलत हो सकता हूँ, बात अलग है, लेकिन मैं देख के बता सकता हूँ। जो मुझसे छोटा है, काफ़ी छोटा है, मैं कहूँ भाई तेरी हाइट कम है। जो मुझसे भाई बहुत लंबा है तो क्योंकि मेरे लिए एब्सोल्यूट तो लगभग मैं चल रहा हूँ, तो एब्सोल्यूट आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। आपने कहा ठीक है यार, समझ में आ गई बात हमें कि हम किसी को देख के कहते हैं ना बहुत मोटा हो रखा है, तो हम समझ जाते हैं कि तेरी हाइट के हिसाब से इतना वेट एब्सोल्यूट में माना जाता है, इसके बीच का वेट,
ठीक है ना। और तेरी हाइट के हिसाब से इतने का माना जाता है, या तो तुम कम हो या तुम ज़्यादा हो, तो तुम उस रेशो के उस एब्सोल्यूट टर्म के हिसाब में काउंट कर रहे हो कि तुम ज़्यादा हो या कम हो। आपने कहा समझ में आ गया जी, ओके ओके ओके। तो इसी हिसाब से एब्सोल्यूट जो है आपकी परमिटिविटी वैक्यूम की उससे कम किसी की है ही नहीं। आपने कहा ठीक है, तो उसके रेस्पेक्ट में कोई कितना ज़्यादा है, कितने टाइम्स ज़्यादा है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। आपने कहा ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो किसी का है 5। अब सुनना, k बराबर 5 है, तो 5 का मतलब होता है k इक्वल टू दे रख एप्साइलन m अपॉन एप्साइलन नोट होता है। आपने कहा बिल्कुल होता है। और इसकी वैल्यू मैंने कितनी दे रखी, 5, तो एप्साइलन m अपॉन एप्साइलन नोट बराबर 5 है। तो इस हिसाब से एप्साइलन m बराबर आ गया 5 एप्साइलन नोट। आपने कहा इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी से 5 गुना ज़्यादा है। मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी से 5 गुना ज़्यादा। मैं कैसे मान लूँ कि मीडियम की, अरे अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ कि x बराबर 5y है, इसका मतलब क्या है कि x पता किसके बराबर है, 5y के, y के 5 गुना है। अगर तुम y की 5 में मल्टीप्लाई कर दोगे तब जाके x बनेगा। तुम्हारे पास में तुम्हारा दोस्त बैठा है, तुमसे डबल वेट रखता है, तो तुम पता क्या सोचोगे, अगर मैं खुद में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तब इसके बराबर हूं, अगर मैं खुद में 2 से मल्टीप्लाई करूं तब इसके बराबर हूं। कोई तुम्हारे पास अंकल बैठे तुमसे डबल एज के, तुम्हारी एज मान लो है 17 साल, वो बैठे आपके लगभग 35 34 के, तो आप कहोगे अगर मैं अपनी एज में, आपकी एज है x, अंकल की है y, तो अगर आप अपनी एज में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब जाके y के बराबर बैठोगे, तो y आपसे 2 गुना ना हुआ। आपने कहा बात तो सही है। इसी हिसाब से अगर आप एब्सोल्यूट परमिटिविटी है 5 से गुना कर दोगे तो तभी तो मीडियम की परमिटिविटी बैठेगी, तो 5 गुना ना हुई। आपने कहा समझ में आ गई बात, थोड़ी सी तो आ गई। जरा एक बात बताओ, अगर किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, जो कि पानी का होता है, 81 या 80 कह लो, चलो एक ही बात है, तो इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 का मतलब पता क्या, जिसका जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जिसका जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी मतलब वैक्यूम की परमिटिविटी से उतने गुना ज्यादा होता है। आपने कहा अच्छा, तो मतलब कि k बराबर होता है एप्साइलन m अपॉन एप्साइलन नोट, और यहाँ कितना है 80, तो एप्साइलन m बराबर हो गया 80 गुना ऑफ एब्सोल्यूट मतलब एयर की परमिटिविटी। तो ठीक है जी। अगर मैं तुमसे कहूँ किसी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k बराबर 2 है, तो इसका मतलब बताना क्या है। आपने कहा k बराबर 2 का मतलब है इसकी, इस मीडियम की, जो जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये 2 है ना, इस मीडियम की परमिटिविटी 2 गुना है वैक्यूम की परमिटिविटी से। अच्छा, अगर किसी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, तो जी इसका मतलब है कि इस मीडियम की, जो ये मीडियम है ना, ये इस मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी से डबल है। अगर किसी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट है, जो कि मेटल्स का होता है, तो आप बोलोगे इसकी परमिटिविटी तो वैक्यूम से इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी टाइम्स ज़्यादा है। तो आई थिंक आपको रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और परमिटिविटी का सीन समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से एक छोटा सा आपको रिलेशन दिखा देता हूँ कि मान लो दोनों चार्ज है, कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, बस आप मीडियम चेंज कर सकते हो। तो एफ एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्साइलन एम ना आ गया। आपने कहा हाउ, अरे भाई 2 चार्ज हैं Q1 Q2, 2 चार्ज हैं Q1 Q2, 2 चार्ज हैं Q1 Q2, देख लेना दोनों केस में आर आर डिस्टेंस है, बस आपने क्या चेंज किया, आपने बोला मीडियम चेंज किया। तो Q1 Q2 कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, 1/4 पाई कांस्टेंट, तो फोर्स बिटवीन द मीडियम, फोर्स इनसाइड द मीडियम FM जो आया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी ना आ गया। इसका मतलब ये हुआ, नोट में लिख देता हूँ इस बात को, कि जिस मीडियम की परमिटिविटी जितनी ज़्यादा उस मीडियम में फोर्स उतनी कम। समझ में आ गई। आपने कहा समझ में आ गया जी। भाई साहब, मैं जितना आपको बता सकता था, बताने को तो खैर मैं और भी खींच लूँ थोड़ी बहुत बात, जैसे कि चलो थोड़ी सी खींच लेते हैं। एक बात और, पहली बात, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट थोड़े से न्यूमेरिकल, तुम्हारा थोड़ा सा और गहरी बात कर दो इसको। मान लो, अब मेरी बात समझना, 2 चार्ज हैं Q1 Q2, 4-5 न्यूमेरिकल कराऊंगा, छोटे छोटे से न्यूमेरिकल के, तुम्हारी समझ विकसित हो जाएगी इससे। जो मैं कहना चाह रहा तुम समझ जाओगे। आर डिस्टेंस पे रखे और जिस मीडियम में रखे k बराबर 1 है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना 1, और 1 होता है वैक्यूम का, ध्यान रखना 1 होता है वैक्यूम, सबसे कम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना 1 वैक्यूम के लिए। आपने कहा ये 1 वैक्यूम में रखे हुए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है, और उसके बीच में जो फोर्स लगती है वो लगती है आपकी 100 न्यूटन। अब मेरी बात को समझना क्या कह रहा मैं। फोर्स कितनी है 100 न्यूटन, 2 चार्ज रखे हुए हैं, फोर्स लगती है 100 न्यूटन, एयर में रखे हुए, वैक्यूम में रखे हुए। अब मैं इस सेम सेटअप को
उठाता हूँ, ओके, और ऐसे मीडियम में रख देता हूँ जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है। मेरी बात को ध्यान से समझना, इस सेटअप को मैंने उठाया और ऐसे मीडियम में रखा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, तो बताओ उस मीडियम में फोर्स कितनी लगेगी। आपने बोला मेरी बात सुनो जी, मैं इतनी बात जानता हूं, फोर्स जो लगती है मीडियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन m लगती है, नोट नहीं m, और Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब यूं बताओ k बराबर कितना होता है, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो k कितना दे रखा 2, तो 2 बराबर हो गया 2, तो एप्सिलॉन m बराबर हो गया k एप्सिलॉन नोट बेसिकली, है ना। एप्सिलॉन m कितना हो, k एप्सिलॉन नोट हो गया। तो fm जो लिखूंगा अब मैं, fm लिखूंगा आपके सामने, फोर्स इनसाइड द मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई, हाँ जी, एप्सिलॉन m की जगह क्या आ जाएगा, आपने बोला k एप्सिलॉन नोट, और ये है आपका Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब मेरी बात को समझना बहुत अच्छे से, तो फोर्स इनसाइड द जो मीडियम आई वो पता कितनी आई, 1/k, ओते के यहाँ ले आया, कोई दिक्कत तो ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात तो ना भाई। ये कौन सी फोर्स है, आपने बोला फ्री स्पेस वाली, तो Fm इक्वल टू हो गया F0 अपॉन K, F0 अपॉन K। अच्छा, ये बात तो हमने सोची ना, ठीक है। तो Fm बराबर कितना है, फोर्स इनसाइड द मीडियम आया F0, एयर में कितनी फोर्स लगती थी 100 न्यूटन, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 था जिसमें हमने रखा, मीडियम में लगेगी 50 न्यूटन फोर्स। समझ में आ गया। दोबारा सुनो एक और बात, सेम केस है, 2 चार्ज हैं, वैक्यूम में रखे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है वैक्यूम का, r डिस्टेंस पे। अब मान लो आपने इसको किसी ऐसे मीडियम में रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 5। अब बताओ, आपने बोला इस मीडियम में फोर्स लगेगी वैक्यूम में लगने वाली फोर्स अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बात खत्म जी। ये बात हमें पहले क्यों ना बताई, आओ जरा, ये ना रही, तुम बस यहाँ देखो, ये क्या था, मैंने क्या कहा था, F0 अपॉन Fm इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट, और दिस इज इक्वल टू K। तो बेसिकली K इक्वल टू कितना आया था, F0 अपॉन Fm, एप्सिलॉन को भी छोड़ो। तो अगर मैं इसे कहूँ, मेरी निगाह से देखो, Fm यहाँ गया, K यहाँ आया, तो F0 अपॉन K ही तो है ये। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ जब कोई 2 चार्ज एयर में रखे हों, जब कोई 2 चार्ज एयर में रखे हों, एयर मतलब वैक्यूम में रखे हों, और वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो 1 होता है, तो अगर आप उसी सेटअप को उठा के किसी ऐसे मीडियम में रख दो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ भी हो, मान लो 5 हो, तो 5 गुना फोर्स घट जाएगी। आपने कहा तो फोर्स हो जाएगी 100/5 मतलब 20 न्यूटन जी। अगर मैं बिल्कुल सेम सेटअप को उठाकर ऐसे मीडियम में रख दूँ जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 20 हो, तो फोर्स 20 गुना घट जाएगी, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में बात कर रहा मैं। तो आपने कहा अब फोर्स हो जाएगी F0 इक्वल टू 100/20, तो कितना हो जाएगा 5 न्यूटन। समझ में आ गई बात। तो जब जब आप कोई भी मीडियम किसी चार्ज जिसके बीच में रखते हो तो फोर्स हमेशा घटती है। नोट में लिख लेना एक बात, ये तुम जब जब तुम क्या रखते हो, 2 चार्जेस के बीच में मीडियम ऐड करते हो, तो जब जब मीडियम ऐड होगा ना, मीडियम ऐड करोगे तो फोर्स हमेशा K टाइम्स घटेगी, डिक्रीज होगी। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात तो ना, आपने कहा समझ में आ गई बात हमारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो भाई जितना ये मैंने सारा आज तुमको पढ़ाया है, ये किसके बारे में था, कूलाम्स लॉ के बारे में था। उसकी एक बार पहुंच तो जाऊँ मैं वहाँ तक। ये रहा क्लास नंबर 4, ठीक है। कूलाम्स लॉ के बारे में था। कूलाम्स लॉ क्या बताता है, 2 चार्जेस के बीच में कितनी फोर्स लगती है, लगती तो है फोर्स अट्रैक्शन, लेकिन कितनी लगती है कूलाम्स लॉ बताता है। फिर मैंने आपको उसकी बताई वेक्टर फॉर्म, क्या बताई, वेक्टर फॉर्म बताई। ये आपका कूलाम्स लॉ था, और इस K की जो वैल्यू हुआ करती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होती है। तो इस हिसाब से जो कूलाम फोर्स बनी, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला हुआ F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1
Q2/R², लेकिन ये फ्री स्पेस के लिए, क्योंकि यहाँ क्या प्रमाण है इस बात का फ्री स्पेस के लिए? अजी एप्सिलॉन नोट आ रहा है ये, और ये एप्सिलॉन नोट इस बात का प्रमाण है कि फ्री स्पेस वैक्यूम की फोर्स है। आओ जरा उसके बाद कूलाम कांस्टेंट ये बताया, यूनिट बताई, ठीक है, यूनिट मैंने निकालने सिखाया, डायमेंशन मैंने निकालना सिखाया, इसका ये डायमेंशन आया, थोड़ा सा वो कर दो हाईलाइट। के को मैंने बता दिया, ये कूलाम कांस्टेंट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, और इसके बिल्कुल उल्टा कौन बैठी थी? उल्टी थी इसकी, क्या गई कहाँ गई? डायमेंशन ये निकाल ली मैंने इसकी, ठीक है। और बिल्कुल कूलाम कांस्टेंट का ऑपोजिट हुआ करता था परमिटिविटी, कहाँ गई कहाँ गई? आ गई ये रही, यूनिट यूनिट यूनिट, ये रहा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो रे, ये तो है कूलाम अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। आओ जरा, आओ 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 आओ, ये रहा, और कूलाम कांस्टेंट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और देखना जरा, ये क्या? कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। डायमेंशन मैंने निकाली, डायमेंशन भी ऑपोजिट बैठेगी, कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने इसके बारे में बताया आपको, ठीक है, ओके। और उसके बाद आपका आया था क्या? वेक्टर फॉर्म। भाई वेक्टर फॉर्म न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, काम में आएगा, एग्जाम वगैरह में पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। और आपको मैंने इसके कंक्लूजन बताया कि आखिर इसका क्या कंक्लूजन निकले वेक्टर फॉर्म करने के, ठीक है, कि दोनों जो चार्जेस फोर्स लगाते हैं इक्वल एंड ऑपोजिट लगाते हैं, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करते हैं। और कूलाम्स फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगती है, ठीक है। फिर मैंने डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया, ओके। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर कम से कम अच्छे से न्यूमेरिकल करेंगे, और बस इतना ही है भाई इस लेक्चर में, ठीक है। और अगर आपको भाई साहब लेक्चर में कोई डाउट हो तो आप मुझे उसी टाइम के हिसाब से, मतलब जैसे भी आता है ना टाइम ऐड करने का ऑप्शन, तो वहीं पे आप मुझे डाउट पूछ सकते हो कि इस टाइम पे मुझे ये दिक्कत आई है। और अगर आपको भैया लेक्चर अच्छा लगा, समझ में आ गया, मज़ा आ गया, मतलब 1.5 घंटा वसूल हो गया, 1.5 पौने 2 घंटे जितने भी हुए हैं ये, अगर वसूल हैं कि हाँ मैं सही जगह टाइम इन्वेस्ट किया है, तो भाई लाइक करके जाना, सब्सक्राइब कर देना, और तीसरी चीज़ शेयर कर देना, ठीक है ना। और अपने यार दोस्तों को बता दो भाई, पूरे साल पढ़ाने वाला हूँ मैं इसी रिदम में, ठीक है, ओके, थैंक यू। और हाँ, सबसे मेन बात, नोट्स टेलीग्राम पे यहीं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखो, और टेलीग्राम पे क्या बोलते हैं, ऐड सब्सक्राइब जो भी करना होता है वो कर लो। डेली की डेली अपडेट मिलेंगी, नोट्स आपको जितना पढ़ाता रहूँगा उस हिसाब से नोट्स मिलते रहेंगे। और मैं चाहता हूँ आप हमेशा मेरे साथ जब बैठो तो कॉपी पेन लेके बैठो, ठीक है भाई साहब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।